Hi, this is Vaibhav Kothari, and in this video we are going to discuss about CA Intermediate Group 1. हम चारों सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए हेल्पफुल है जो CA इंटरमीडिएट ग्रुप 1 का एग्जाम देने वाले हैं, जिन्होंने अभी अभी CA फाउंडेशन एग्जाम क्लियर किया है या फिर जो डायरेक्ट एंट्री रूट से CA एग्जाम्स दे रहे हैं। तो इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी थी, लास्ट वन डे में क्या रिवाइज करना है आपको, फर्स्ट 15 मिनट्स में क्या करना है, और जो गलतियां हमने की आप ना करें। तो हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ हैं ऑल इंडिया रैंकर्स और ऐसे बच्चे जिनके हर सब्जेक्ट में एग्जामिशन आए हैं, मतलब 60+, वो भी CA एग्जाम्स में। तो हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना, और एंड में है टिप्स या मतलब जो गलतियां हमने की आप ना करें। तो थैंक यू। तब एक दिन पढ़ेंगे 16 घंटे के। आज तो मैं 16, तेरा भाई 16 घंटे निकाल के दिखाएगा आज तो, आज रात को भी। और फिर उसके अगले 4 दिन पढ़ ही नहीं रहा है वो। तो छोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं होना चाहिए। चाहे नहीं आता तो उसको गलत लिख के आओ या उल्टा लिख के आओ कि सीधा लिख के आओ, लेकिन चाहे उसको लास्ट में अटेम्प्ट करो, लेकिन अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। टैक्स और लॉ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अमेंडमेंट्स बहुत आती हैं। मतलब अगर बच्चा पेपर से 1 घंटा पहले सब अमेंडमेंट्स पढ़ लेना तो पास तो वहीं पे हो जाएगा। मतलब 30 to 40% पेपर तो बस अमेंडमेंट से ही आता है। हमारा जीएसटी का फर्स्ट क्वेश्चन अमेंडमेंट से था, और इवन इनकम टैक्स का भी। स्लीप हुआ था सिर्फ 3 to 4 आवर्स का। तो ये चीज गलती नहीं होनी चाहिए। अगर स्लीप पूरी 6 to 7 आवर्स की ले ही लेने चाहिए। स्लीप कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो एग्जाम में दिक्कत हो सकती है। तो मेरा ऐसा हुआ था कि जब पेपर स्टार्ट हुआ था तो बीच में मैंने ऐसा 15 मिनट थी ना, 10 से 15 मिनट तो मैंने कुछ नहीं किया होगा, क्योंकि एक तो मेरा स्लीप 3 to 4 आवर्स का था सिर्फ। तो एक तो फ्रस्ट्रेशन था, ऊपर से पेपर डिफिकल्ट था, और एमसीक्यूज मैंने देख लिया। मैंने पहले एमसीक्यू स्टार्ट कर दिए थे, तो पहले से ही माइंड फ्रस्ट्रेट हो गया था, और ऊपर से स्लीप हो रहा था। फर्स्ट 15 मिनट्स में अकाउंट्स में क्या स्ट्रेटेजी थी? मतलब मेरे साथ तो ऐसा हुआ था कि मैंने चॉइस करने में ही गड़बड़ कर दी थी। एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया पूरा, और एंड में ये हो गया कि ये तो आ ही नहीं रहा है, अब दूसरा करना पड़ेगा। तो मैंने पूरा कट करके वापस दूसरा किया, तो ये गलती हो गई थी। तो ये मिस्टेक मत करना। एक तो चॉइस कर लेना फर्स्ट 15 मिनट्स में कि कौन कौन से करने हैं। Yes. मेरे फर्स्ट वीक में क्या स्ट्रेटेजी थी कि मैंने जो 5 क्वेश्चन थे तो सबको 30 मिनट्स में डिवाइड कर दिया कि 30 into 5। ओके, फिर जो यानी 2.5 घंटे हो गए, और जो 30 मिनट थे मैंने वो पूरे रिजर्व के लिए रखे थे। जैसे अगर कोई कहीं में, जैसे कि वैभव ने बोला अटक गए, तो वो अटक ना जाए उसके लिए रिजर्व रखे थे। और मैंने स्पीड बहुत, मतलब अकाउंट सबसे ज्यादा पहला पेपर था, और मेरे को ऐसा लगा सबसे पहले पेपर कंप्लीट होना चाहिए। तो एकदम स्पीड की लेवल एकदम हाई होनी चाहिए। कि अगर आपको मोटिवेट होना है तो एमटीपी कर लो, और अगर आपको ओवर कॉन्फिडेंस हो गया तो एक बार आरटीपी कर लो, क्योंकि हाँ, उसमें क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि पता पड़ जाएगा आपको। और बिल्कुल। एमटीपी में इजी क्वेश्चंस होते हैं। लॉ में सबसे बड़ी दिक्कत एक होती है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। मतलब उसको चालू करते हैं फिर वो खत्म हो जाए, मतलब किसी ने मॉड्यूल तो पकड़ लिया तो भाई एक हफ्ता तो वहीं लग जाता है उसको पढ़ने में। ये गलती मैंने भी की थी। हाँ। मैंने पहले कोचिंग से मतलब नेगोशिएबल पढ़ा था, तो मेरे को कुछ खास समझ नहीं आया था। तो मैंने सेल्फ स्टडी करने के लिए मैंने मॉड्यूल उठा लिया। तो 3-4 दिन के बाद मतलब 4-5 पेज ही हुए, तो मैंने सोचा कि होगा नहीं अब। पहले हमने एक वीडियो बनाई थी ऑल इंडिया रैंक 12 के साथ, तो आप वो स्ट्रेटेजी भी देख सकते हो। और अगर आपको ग्रुप 1 की एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी देखनी है कि पास कैसे होना है या फिर हमने क्या स्ट्रेटेजी यूज की थी, तो वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले शोभित से बात करेंगे कॉस्ट के लिए। तो मतलब आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? आपने मॉड्यूल किया था या क्या था मतलब? क्या होता है कि बच्चे जब इंटर में आते हैं तो कोचिंग पे जाते हैं। फिर उसके बाद वो कोचिंग का मटेरियल होता है बहुत सारा, हाँ। और उसको ही बार बार करते रहते हैं। बट द स्ट्रेटेजी इज कि कम क्वेश्चन करो और उसमें सब टाइप के करो। क्या होता है कि बच्चे ए बी सी करके क्वेश्चन वही सेम, बस वैल्यू चेंज करके वही करते रहते हैं। तो सबसे जरूरी क्या है कि सबसे स्टडी मटेरियल जो आईसीएआई ने दिया हुआ है वो अपडेटेड, और साथ में जो पास्ट ईयर के आरटीपीज और एमटीपीज हैं, और साथ में स्कैनर्स आती है मार्केट में। वो काफ़ी कंपनी की आती है, सबूचा की आती है, टेक्समैन की आती है, किसी की भी ले लो जिसमें पास्ट ईयर के क्वेश्चन हो। उनको सोल्व करो मल्टीपल टाइम्स। फिर उसमें क्या करो, जब पहली बार कर रहे हो तो सब क्वेश्चंस करो। मतलब एक एक क्वेश्चन लिख लिख के करना है, क्योंकि कोस्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो कुछ उसमें ऐसा हो नहीं सकता कि हम बस पढ़ के कर देंगे। ठीक है। फिर उसके बाद उसमें से शॉर्ट लिस्ट करते जाओ क्वेश्चंस कि जैसे आज मटेरियल कॉस्टिंग में 20 क्वेश्चंस हैं, तो उसमें से कट कर दो कि जो से बिल्कुल ईजी है, जो बिल्कुल ईजी है उसको कट करते रहो। ऐसे 3 से 4 बार रिवीजन करना चाहिए।
और मतलब सबसे जब फोर्थ टाइम रिवीजन हो तो फिर उसमें ये हो कि बस एक चैप्टर में हमें 7 से 8 क्वेश्चन करने हैं या 9 to 10 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर चलेंगे तो इस तरह से बहुत बेनिफिट मिला है मैंने तो यही किया था। ओके, तो अभी जैसे हम एक एक पर्सनल जर्नी से बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज, लेकिन किसी और की कोई सजेशंस होगी जैसे हमने ये किया था तो वो भी उसमें ऐड ऑन कर देना, ठीक है? तो बिल्कुल। आपकी वन डे स्ट्रेटजी क्या थी, मतलब एग्जाम से पहले क्या क्या पढ़ना था? आपने फॉर्मूला शीट बनाई थी, क्या किया था? हाँ, सबसे पहले तो एग्जाम से पहले ये तो भूल जाओ कि तुम सारे क्वेश्चंस कर लोगे, हम्म। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या क्योंकि होता है कि ट्रैवलिंग करना हाँ, होता है एग्जामिनेशन सेंटर के लिए, तो और मतलब जिस कॉस्ट दिन तुम अगर एग्जाम, हम चैप्टर वाइज करने बैठे तो भी बहुत लंबा हो जाता तो है। हो नहीं पाएगा, बिल्कुल हाँ। नहीं हो पाएगा। तो उसमें एक स्ट्रेटेजी यही है कि पहले दिन तुम कंसेप्ट को पढ़ो, और मतलब जब तुम अपना फोर्थ रिवीजन करो एग्जाम से पहले, मतलब कि एग्जाम शुरू होने से पहले फोर्थ रिवीजन करो, तो उसमें तुम हर चैप्टर का क्वेश्चन मार्क कर लो कि ये क्वेश्चन तो करना ही है, मतलब कि इसमें मेरे को डाउट आ रहा है या फिर मैं इसको हर बार गलती करता हूँ, तो ये तो मेरे को हम्म। करना ही है। एग्जाम से पहले सबसे अच्छा क्या है, अपनी कंसेप्ट शीट बना लो, फॉर्मूला शीट बना लो, बस उसको बार बार पढ़ो, उसको बार बार पढ़ो, क्योंकि जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं वो कंसेप्ट बेस्ड आते हैं एक कोर्स में आई मेनली। थिंक बच्चे ये भी गलती करते हैं, मतलब मेरे फ्रेंड्स, कि वो सबसे टफेस्ट क्वेश्चन को मार्क करके रख देते हैं कि एग्जाम से पहले हमको यही करना है, जबकि उनको मार्क ऐसा क्वेश्चन करना चाहिए कि जिससे आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। अगर आप उस हाँ, टफेस्ट क्वेश्चन को सारे एग्जाम कंसेप्ट। वाले दिन करोगे और वही आपसे नहीं हुआ, मतलब आपने पहले नहीं हुआ इसलिए उसको हाँ टफ मार्क किया, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो हाँ, मतलब क्वेश्चंस। क्वेश्चंस हाँ। ऐसे मार्क करो कि उसमें मतलब सबका कवर हो जाए। जैसे सर्विसिंग कोस्टिंग आता है हमारे में, सर्विस कोस्टिंग आता है, तो उसमें हम्म। इस टाइप के क्वेश्चन है, जैसे बस वाला है, तो उसमें हम्म। मतलब एक क्वेश्चन मार्क करो जिसमें सारे बस के कंसेप्ट आ जाए, इस तरह से करना चाहिए। और एक ओके। मैराथन्स बहुत मतलब बहुत फायदा करती हैं एग्जाम से पहले। हर हाँ। वीकेंड को मतलब एक सब्जेक्ट की मैराथन तो देखनी ही है। ओके। मैराथन इतना फायदा करेगी, एक मतलब काफी टीचर्स की है, आशीष कालरा सर की भी है, राहुल गर्ग सर हम्म। की भी है, नमित अरोरा सर की भी है, सबकी मैराथन हम्म। सबसे सबकी अच्छी है। कोई यूट्यूब पे बुरी नहीं है लगभग सबकी होती है, हाँ। हाँ हाँ, सबकी है, और सबके मतलब सबका कंटेंट वाइज सबका अच्छा है, सबका देखने ओके, लायक है। तो तो मतलब अगर शोभित आप की मैराथन, स्ट्रेटेजी ये थी, मतलब बच्चे वीकेंड पे घूमने जाते हैं और ये मैराथन हाँ देखते हैं। हाँ, वीकेंड को मैराथन जरूर देखो, और एक मैराथन को 3 से 4 बार देख लो, सारे कंसेप्ट तुम्हारे टिप्स पे आ जाएंगे। ओके। हाँ, तो एग्जाम से पहले डे तो यही है कि तुम अगर मैराथन देख सकते हो तो देख लो, नहीं तो कंसेप्ट को बस बार बार रिवाइज करो, और ऐसे क्वेश्चंस को टिक करो, ऐसे क्वेश्चंस करो जिसमें सब कुछ सब मतलब सारे कंसेप्ट आ जाए उसके। अगर तो ये और सोचोगे किसी कि की कोई सजेशंस हो तो ऐड करते रहना, हाँ। एक सजेशन है, हाँ। कोस्ट का अगर कोई क्वेश्चन ना हो तो उस पर अटके मत रहो बिल्कुल भी, बिल्कुल भी, हाँ कि भाई ये क्वेश्चन आज कंप्लीट ही करना है, कि भाई उसमें आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटे वेस्ट कर दिए। वो क्वेश्चन ये नहीं है हम्म। कि वो कल को क्वेश्चन वही आएगा पेपर में, तुम अटक के बैठे रहोगे उस क्वेश्चन पे कि ये करना ही है आज। हाँ, तो अपना टाइम वेस्ट मत करो, नेक्स्ट और क्वेश्चन को मूव मान लो ऑन करो। आ भी गया वो एग्जाम में, तो भी चॉइस आती है ना एग्जाम में, तो भी आप तुम, दूसरा एक हाँ हाँ, क्वेश्चन तब छोड़ भी भी तुम सकते देख। हो। हम्म, ओके, तो ये नाइस पॉइंट था कि आपको इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, कि ईगो बीच में हाँ, नहीं आना है पढ़ते समय कि ये क्वेश्चन तो करके ही छोड़ूंगा मैं, आपसे नहीं हो रहा है तो बिल्कुल छोड़ बिल्कुल दो। बिल्कुल। ओके, तो आपने एग्जाम के स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में क्या स्ट्रेटेजी थी? एग्जाम्स के 15 मिनट से पहली बात तो मतलब डर तो बहुत रहता है, क्योंकि एक तो इंटर के एग्जाम्स और ऊपर से कोस्ट के एग्जाम, और उसमें क्या करना होता है, पहले फर्स्ट क्वेश्चन से देखना शुरू करो, क्योंकि फर्स्ट तो तुम्हें करना ही है, फर्स्ट को तो तुम छोड़ ही नहीं सकते। कंपल्सरी तो करना। पहले, हाँ, तो पहले जो पाथ के कितने 5 क्वेश्चंस होते हैं उसमें देखो कि लास्ट के उसमें 4 कौन से करना है, मेन पहले ये देखो। और मतलब अगर हम्म। कोई क्वेश्चन ना आए तो उसको देख के डर मत जाओ, मतलब कि पहले ही अपने मन में बैक ऑफ द माइंड ये ना आ जाए कि मेरे से ये क्वेश्चन नहीं होगा। अपने सारे क्वेश्चंस देख लो, पहले जो जो आते हैं वो सब करो, पहले मार्क कर लो कि ये क्वेश्चन मेरे को पहले करना है। जरूरी नहीं होता कि पहला फर्स्ट क्वेश्चन ही पहले करना होता है, ठीक है। हम्म। और अगर फर्स्ट क्वेश्चन पहले करोगे, मतलब मैंने जो जितने भी एग्जाम्स दिए ये देखा है, अगर फर्स्ट क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगता है उससे बच्चा होपलेस हो जाता है, पहले फर्स्ट आवर में एग्जाम्स के फर्स्ट आवर में होपलेस हो जाता है वो। तो फर्स्ट क्वेश्चन को बाद में ही करना चाहिए, सबसे बाद में, क्योंकि वो तो तुम्हें करना ही है। तो पहले 5 में से ये चॉइस करो कि 4 क्वेश्चन कौन से करने हैं जो तुमको बेस्ट आते हैं। ये मेरी स्ट्रेटेजी रहती थी। और शुरू के 15 मिनट्स में जो फर्स्ट पेज होता है ना, उसमें मार्क लगाने होते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं उसको मार्क लगा लो, वो बच्चे लगाना भूल जाते हैं, वो सबसे जरूरी है। ओके, तो कभी है कि मेरा क्या हुआ था कि स्टैंडर्ड कोचिंग का चैप्टर जो था ना, तो उसमें मतलब हमको क्लास में कुछ कराया था एक फैकल्टी ने,
तो वो उस टाइम पे समझ आता है। उस टाइम पे उन्होंने जो फॉर्मूला समझाई थी उससे सारे सम्स क्लास के हो रहे थे। फिर जब मॉड्यूल स्टार्ट करे तो एक दो सम वो उनके सिखाए हुए फॉर्मूला से नहीं होते हैं। तो फिर मैंने यूट्यूब देखा था, उन्होंने कुछ अलग मेथड करे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की, क्योंकि सब सर बोलते स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के मेरी मेथड सबसे अलग है, ऐसे सारे सम्स हो जाएंगे। कोई और सर की मेथड फॉलो करी थी मैंने, तो उससे भी देखा तो एक दो सम नहीं हो रहे थे, यानी एक दो सम हो रहे थे फिर एक दो सम नहीं हो रहे थे। तो ऐसा प्रॉब्लम होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर। फिर मैंने दूसरी सेम फैकल्टी का वीडियो, ट्रायल। उसमें भी ऐसा हो रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, सबका कंबाइन किया और मैंने खुद ने एक फॉर्मूला, मतलब खुद ने मेरे अंडरस्टैंडिंग से फॉर्मूला बनाया। एंड मैंने एक पेज, एक को मतलब 2-3 पेजेस में मैंने लिख दिया कि फॉर्मूला ऐसे ऐसे है, और एक ही फॉर्मूला बनाया जो सारे सम्स में काम कर रहा था। और मैंने प्रूफ टेस्ट करने के लिए पूरा एक दिन वेस्ट किया था उस चैप्टर के लिए। एंड मैंने खुद ने बनाई फॉर्मूला, मैंने सारे सम्स में टेस्ट करके देखा सब चीज में चल रहा है कि नहीं चल रहा है फॉर्मूला। फिर जब एग्जाम में क्वेश्चन आया था अपने को 10 मार्क्स का नवंबर 20 का टाइम में, तो वो मुझसे सॉल्व हो गया था 10 मार्क्स पूरा। वो जब से डिफिकल्ट क्वेश्चन था लेकिन सॉल्व हो गया था, क्योंकि फॉर्मूला अगर मैंने कंबाइन करके अच्छे से नहीं बनाई होती तो शायद वो क्वेश्चन मेरे से सॉल्व नहीं हो पाता, हाँ क्योंकि बिल्कुल सब सही सर कह के रहे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है। हैं। कोस्टिंग में यही होता है कि फॉर्मूले रटो मत, उनको समझ के लिख के देखो कि कैसे बनाए फॉर्मूला। और स्टैंडर्ड में तो सबसे ज्यादा यही होता है, अपनी स्टडी मटेरियल में फॉर्मूला नहीं लिखा है, उसका उसका कंसेप्ट लिखा है कि फॉर्मूला बना कैसे है ये, उसको देखो ना कि एक्चुअल फॉर्मूले को। अगर उसको मगअप करोगे तो फिर वो याद भी नहीं रहेगा, मतलब क्वेश्चन में पुट भी नहीं कर पाओगे। ये होता है कोस्टिंग में। और एक चीज और मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में कहना चाहूंगा कि जब भी हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की कोचिंग लेते हैं तो उसकी जो नोटबुक्स होती हैं वो बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करके रखनी चाहिए शुरू से ही। हमेशा क्वेश्चन नंबर और उस पर पेज नंबर मार्क होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा दिक्कत आती है कोचिंग खत्म होने के बाद कि आंसर नहीं मिलके देता कहीं से भी, और हम ढूंढते रह जाते हैं। 10 कॉपियां होती हैं एक ही सब्जेक्ट की और हम क्वेश्चन ढूंढते रह जाते हैं। एक क्वेश्चन पहली कॉपी में होता है, एक आखिरी में होता है। तो वो बहुत जरूरी है कि कॉपी सही से मेंटेन होनी चाहिए। हर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की तो सबसे ज्यादा अच्छी तरह मेंटेन होनी चाहिए। ओके, तो जैसे कॉस्ट हम सॉल्व करने बैठते हैं, मेरे को भी पर्सनली बहुत टाइम लगता है क्योंकि इतना लंबा सब्जेक्ट है। ऊपर से हम कोचिंग के अगर एक एक क्वेश्चंस करते हैं, कोचिंग की जो भी बुक्स उन्होंने प्रोवाइड की होती है या फिर मटेरियल भी करते हैं, तो 1 वीक लग जाता है। तो एग्जाम से पहले ऐसा हो जाता है यार और कोई सब्जेक्ट नहीं, मतलब उस समय बहुत डिप्रेशन में आ जाते हैं कि दूसरे सब्जेक्ट भी करना है हमको, पास होना है। तो उस टाइम पे क्या था कि मतलब आपके साथ भी ऐसा हुआ था? सबके साथ ही होता है ये तो। उसमें क्या करना होता है कि जैसे जो बहुत ग्रुप्स एक साथ दे रहा है, उसको ना ये पहले से ही प्लान करना पड़ेगा कि वो क्या करता है बच्चा कि सेकंड ग्रुप की तैयारी पहले कर लेता है, और ये सोचता है कि फर्स्ट ग्रुप आने वाला है, मेरा पास में रहेगा, मेरे को याद रहेगा, तो उसकी तैयारी में एग्जाम से जस्ट पहले कर लूंगा। बट ये गलत है, क्योंकि वो सेकंड ग्रुप का ना जब जाएगा तो भूल जाएगा उस टाइम पे। तो उसको ये प्लानिंग करनी चाहिए कि सेकंड ग्रुप और फर्स्ट ग्रुप दोनों एग्जाम से सेम डे पहले बैठे हैं। लाइक फर्स्ट ग्रुप आप 20-20 डेज पहले सब कुछ सम अप करके रख दो उसको। तो और ये मत सोचो कि एक बारी में एक सब्जेक्ट करना है, एक बारी में 2 सब्जेक्ट करो, वो सबसे बेटर रहेगा, क्योंकि उससे तुम्हारी मतलब याद रहेगा तुम्हारे को एग्जाम से पहले। ओके। तो अब हम टैक्स पे आते हैं। टैक्स में हमारे साथ है मयंक गुप्ता, ऑल इंडिया रैंक 47। तो ये बताएंगे मतलब टैक्स का पेपर, अगर सीए एग्जाम्स की बात करें तो सबसे टफ पेपर यहीं पे आता होगा आई थिंक, क्योंकि मतलब वो बुक से हाँ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। इस बार का पेपर भी एमसीक्यूज काफी टफ थे। बाकी रिटन पेपर नॉर्मल था, सब्जेक्टिव टाइप वाला, ना ज्यादा टफ था ना ज्यादा कम टफ था, लेकिन एमसीक्यूज काफी टफ थे इस बार के क्वेश्चंस। तो अगर मैं बात करूँ कि टेक्स्ट कैसे पढ़ना चाहिए, तो जब भी हम कोचिंग लेते हैं तो टेक्स्ट का सब्जेक्ट या तो पहली कोचिंग लेते हैं या दूसरी कोचिंग लेते हैं। मोस्टली बच्चे, मैंने भी पहली कोचिंग टेक्स्ट की ली थी। तो सबसे जरूरी क्या है, टेक्स्ट की कोचिंग में साथ के साथ रिवाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ा सिलेबस टेक्स्ट का ही है। प्रैक्टिकल भी है एज वेल एज थ्योरी भी है। तो 3 घंटे की कोचिंग होती है डेली। एक कोचिंग लो, उसको घर आके उसको पढ़ो, एंड साथ के साथ उसको याद करते हुए जाना है जितना भी हम डेली पढ़ते जा रहे हैं। अगर एक चैप्टर कंप्लीट होता है तो उस दिन, जिस दिन वो चैप्टर कंप्लीट होता है, उस पूरे चैप्टर को आप रिवाइज करो। तो कोचिंग के साथ साथ कोचिंग के एंड तक आपका हर चैप्टर का कम से कम 2-3 बार रिवीजन हो जाना चाहिए। और लास्ट के हो सकते हैं ना हो उस टाइम तक आपके रिवीजन, तो लेकिन उनको आप छोड़ सकते हो फॉर द टाइम बिंग। लेकिन आपको शुरू के चैप्टर्स तक आपको बिल्कुल पकड़ होनी चाहिए आपके शुरू के चैप्टर की। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लास्ट तक पहुंचे और पहले के चैप्टर्स आप बिल्कुल भूल गए। तो कोचिंग के चलते चलते आपको टेक्स्ट पढ़ना है बहुत अच्छी तरह से।
अब बात करते हैं कि आगे के रिविजन्स की कैसे करते हैं। तो मैं क्या करता था कि मैं जो है अपनी कोचिंग की बुक ही पढ़ी है मैंने टेक्स्ट में, और किसी कोई मैंने बुक यूज नहीं करी, मॉड्यूल कभी यूज नहीं करा मैंने। आरटीपी और एमटीपी यूज करी है और सिर्फ अपना कोचिंग का मॉड्यूल यूज करा है। उसमें क्या करता था, मैं सबसे पहले थ्योरी पढ़ता था। थ्योरी के साथ साथ कोई एग्जांपल्स दिए होते हैं, इलस्ट्रेशंस दी होती हैं कोचिंग के मॉड्यूल में, उनको साथ साथ पढ़ते चलो और देखते हुए चलो। एट द एंड में उसके उसी चैप्टर के एंड में ही पास्ट ईयर के क्वेश्चंस दिए होते हैं, उसमें चाहे छोटे क्वेश्चंस भी होते हैं बड़े क्वेश्चंस भी होते हैं। तो आप पहली बार तो सारे करने जरूरी है जब कोचिंग हो रही है। उसके बाद आप टिक लगा सकते हो कि ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है, तो इसको तो मेरे को कभी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा। उसमें फिर मीडियम आप लगा सकते हो कि इसको सेकंड डिवीजन में भी कर लूंगा, और थर्ड तक आप उसको भी छोड़ सकते हो। तो ऐसे ऐसे करके आपको पूरी बुक में टिक मार्क कर लेना चाहिए एट द एंड, कि आपके 2 रिवीजन के बाद आपको पता हो कि सिर्फ मेरे को यही चीज करनी है। तो मैंने पेपर से पहले कम से कम टेक्स्ट को 4 बार रिवाइज करा था, और सेम स्ट्रेटेजी थी कि मैं चैप्टर की थ्योरी पढ़ता था पहले, एंड फिर उसके लास्ट के क्वेश्चंस देखता था। ये मेरी नॉर्मल स्ट्रेटेजी थी। तो अमेंडमेंट्स पे कितना ध्यान देना पड़ता है, मतलब अमेंडमेंट्स आपको कोचिंग से करवा दिए थे? हाँ, अमेंडमेंट्स क्या है कि हमारा जैसे मई की वजह से पोस्टपोन हो गया, कोरोना की वजह से पोस्टपोन हो गया था, तो हमारी अमेंडमेंट्स और ज्यादा ऐड हो गई थी हमारे सिलेबस में। तो अमेंडमेंट्स जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। अमेंडमेंट के ऊपर काफी ज्यादा पूछा जाता है, बल्कि इस बार का जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो पूरा का पूरा उसी पे आया था, मिनिमम अल्टरनेटिव टेक्स्ट के ऊपर। पहला क्वेश्चन जो था 14 मार्क्स का, तो वो पूरा अमेंडमेंट के ऊपर बेस्ड था, और वो किसी बुक में नहीं था, कहीं पे नहीं था। तो अमेंडमेंट को बहुत अच्छे से करना जरूरी है। हो सकता है अमेंडमेंट के साथ हमें कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन ना दिया हो, लेकिन कहीं ना कहीं से हमें ढूंढ के उसका खुद चाहे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना के हमें उसके प्रैक्टिस करके जरूर जाना चाहिए। तो अमेंडमेंट्स तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो व्हाट आई थिंक ये एक पासिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपको, एक तो हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्योंकि शायद वो बोनस मार्क्स भी देते हैं, क्योंकि पेपर हर साल इतना टफ आता है, 5 या 7 नंबर वो ऐड करते हैं। तो बच्चे क्या क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करके नहीं आते, भाई ये तो हमको आता ही नहीं, हम नहीं करेंगे, या ये हमने पढ़ा हुआ नहीं है। तो ये एक होना नहीं चाहिए। नहीं नहीं, या टैक्स में तो हमें 2 पार्ट मिलते हैं, इनकम टैक्स और जीएसटी, और दोनों में एक चॉइस होती है एक्स्ट्रा। तो सबसे ज्यादा टैक्स में ही चॉइस होती है अगर देखा जाए तो बाकी सब्जेक्ट्स के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 क्वेश्चन की चॉइसेस मिलती है, एक जीएसटी में एक इनकम टैक्स में। तो सबसे ज्यादा फायदा हमें इसी में होता है। तो छोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं होना चाहिए। चाहे नहीं आता तो उसको गलत लिख के आओ या उल्टा लिख के आओ कि सीधा लिख के आओ, लेकिन चाहे उसको लास्ट में अटेम्प्ट करो, लेकिन अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। शुरू के 15 मिनट्स में मेरे एग्जामिनेशन सेंटर पे मेरे को एमसीक्यू पेपर नहीं मिला था 15 मिनट्स में। शायद सबको ना मिलता हो या मिलता हो, मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को नहीं मिला था। तो सिर्फ मेरे पास सब्जेक्टिव पेपर था, मैंने टिक कर लिए थे कि मेरे को ये करने हैं, और मैंने जो है अपना पेपर लाइन वाइज ही करा था, क्योंकि मेरे को इतना डिफिकल्ट नहीं लगा था कि कोई छोड़ के मेरे को पहले करना पड़े। तो मैंने नंबर वाइज ही क्वेश्चन पेपर करा था अटेम्प्ट। 1 डे रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या थी आपकी एग्जाम से पहले? हाँ, एग्जाम से पहले टेक्स्ट के केस में तो मैंने कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं करा था एग्जाम से पहले। टेक्स्ट के केस में क्योंकि थियोरेटिकल पार्ट ही वो होता है जो हमें याद करके वहां पर लिख के आना होता है, उसी के बेसिस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने होते हैं। तो मैंने सिर्फ पूरी अपनी कोचिंग मॉड्यूल को कम से कम 2 बार पढ़ा था। 2 बार भी आप ना पढ़ पाओ तो 1 बार भी सफिशिएंट पढ़ लो आप, और उससे पहले आप हाईलाइट कर सकते हो अपने कोचिंग मॉड्यूल में कि ये टॉपिक तो मेरे को जरूर पढ़ना है एग्जाम से पहले, अगर पूरा वो नहीं पढ़ पाते। इन केस अगर आपको लगता है कि पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है, तो आप किसी की मैराथन देख सकते हो। बड़े चैप्टर्स की हो सकता है आप बड़े चैप्टर्स के लिए आप मैराथन रेफर कर सकते हो, और जो छोटे चैप्टर है आपको खुद अपने कोचिंग मॉड्यूल या आपके पास स्टडी मटेरियल्स उसको आप पढ़ सकते हो। तो मेरी यही स्ट्रेटेजी रही थी कि मैंने बड़े चैप्टर जो थे, जैसे कैपिटल गेन हो गया, प्रॉफिट एंड बिजनेस वाला चैप्टर हो गया, उसके मैंने मैराथन वीडियोस देख ली थी यूट्यूब से, 1-1 1.5 घंटे की होती है। एंड बाकी जो छोटे छोटे चैप्टर्स थे उनको मैंने खुद रीड करा था। ओके। तो एक इसमें चक्कर क्या होता है टैक्स में, कि बच्चे जैसे स्टार्ट करते हैं वो सीक्वेंस से स्टार्ट करते हैं, सैलरी से स्टार्ट करते हैं। वो सब सैलरी को इतना अच्छे से पढ़ते हैं, और वो चैप्टर भी इतना बड़ा है, भले आप मॉड्यूल में देख लो अराउंड 140 पेजेस का है, तो उनकी सब एनर्जी सैलरी में ही खत्म हो जाती है। बची खुची आने के बाद बिजनेस प्रोफेशन और कैपिटल गेन में खत्म हो जाती है। वो मतलब जीटीआई तक, कंप्यूटेशन तक तो आ ही नहीं पाते हैं। तो इसमें सीक्वेंस क्या होना चाहिए पढ़ाई का, आपका क्या था? एक्चुअली जो मेरा सीक्वेंस था वो मेरे जो कोचिंग मॉड्यूल में दिया हुआ था, वो शुरू से सबसे पहले चैप्टर ही कंप्यूटेशन ऑफ इनकम था। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, पहले चैप्टर ही वहां से शुरू होता है, फिर छोटे छोटे चैप्टर से वो धीरे धीरे बड़े चैप्टर्स पे जाते थे हम। मेरा सैलरी लास्ट चैप्टर था, और बिजनेस प्रोफेशन सेकंड लास्ट चैप्टर था इनकम टैक्स के केस में। तो शुरू के पहले वो जो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम है उसमें हमारे बेसिक्स क्लियर होते जाते हैं धीरे धीरे। फिर वो चैप्टर इतना इजी भी है, कोई उसमें ऐसी दिक्कत नहीं है अलग से। फिर जैसे कि एडवांस टैक्स हो गया, फिर टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट हो गया, धीरे धीरे करके फिर आप सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी उठा सकते हो अगर आपको हेड से उठाने हैं।
तो सबसे पहले मैंने हाउस प्रॉपर्टी का हेड उठाया था, उसके बाद कैपिटल गेन्स का उठाया था, उसके बाद बिजनेस प्रोफेशन और लास्ट में सैलरी उठाया था। ऐसे मैंने हेड्स को शुरू करा था। तो हाँ, एक सीक्वेंस हो सकती है, जैसे पहले कंप्यूटेशन कर लिया, हाउस प्रॉपर्टी तो अपन कभी भी कर सकते हैं, सबसे छोटा चैप्टर आई थिंक वही है। और अनरिलेटेड है बाकी 3 चैप्टर से, तो आप इसको कभी भी कर सकते हो, शुरू में भी आखिरी में भी। एक बात ये जरूर है कि मतलब टैक्स का पेपर टफ कितना भी आएगा तो आईसीआई के मॉड्यूल से ही आएगा। तो अगर आप एक बार मॉड्यूल पढ़ भी देना और नोट्स बना ले कैची पॉइंट्स के जिससे क्वेश्चन आ सकता है, तो सही रह सकता है। मैं बल्कि इसमें एक बात बताऊंगा हाँ कि मतलब टैक्स और लॉ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अमेंडमेंट्स बहुत आती हैं। मतलब अगर बच्चा पेपर से 1 घंटा पहले सब अमेंडमेंट्स पढ़ लेना तो पास तो वहीं पे हो जाएगा। मतलब 30 to 40% पेपर तो बस अमेंडमेंट से ही आता है। हमारा जीएसटी का फर्स्ट क्वेश्चन अमेंडमेंट से था, और इवन इनकम टैक्स का भी। और इसमें टैक्स में ये भी कर सकते हो कि अपने दोस्तों से डिस्कस करो। एक तो जब पढ़ रहे हो तब भी, मतलब जब कोचिंग चल रही है तो अपने जो तुम्हारा रूममेट है या जो तुम्हारा कोचिंग फ्रेंड है उससे डिस्कस करो, क्योंकि टैक्स और लॉ में क्या होता है, ट्रिकी पॉइंट्स होते हैं जिसको आसानी से नहीं पकड़ा जा सकता, और उस पर क्वेश्चंस जरूर आते हैं। मतलब छोटे छोटे ट्रिकी पॉइंट्स रहेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में रहेगा या कहीं भी रहेगा, वो ट्रिकी पॉइंट्स आप केवल रीड करके नहीं पकड़ पाओगे। जब तक तुम अपने दोस्त से उसके बारे में डिस्कशन नहीं करोगे ना, तब तक वो पकड़ में नहीं आएगी बात। तो डिस्कशन इज मस्ट। और एग्जाम से पहले भी अगर हो सके तो अपने दोस्त से डिस्कशन, मतलब एक टॉपिक आप उसको सुना दो, एक टॉपिक वो तुम्हें सुना देगा। लाइक मैं और मैं दोस्त हैं, तो हम जैसे एग्जाम देने जा रहे थे तो उससे 1 घंटे पहले हमने सारे टॉपिक ऐसे ही जीएसटी हमने पूरा गाड़ी में बैठे बैठे ही कवर कर लिया था। हमारा 1 घंटे का जाने का डिस्टेंस था, तो हमने पूरा मतलब फोन पे ही डिस्कस कर लिया था सब कुछ कि जीएसटी में ये, इसमें एग्जाम्शन में ये, एग्जाम्शन वाला मैंने सुना दिया, आरसीएम वाला उसने सुना दिया। इस तरह से बहुत हेल्प करता है। ओके, तो अमेंडमेंट्स हमको करनी है। हम एंड में मतलब जाते जाते भी एक यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो उससे भी 10-15 नंबर तो आराम से आ हाँ जाते हैं अमेंडमेंट में बिल्कुल से। बिल्कुल बिल्कुल। अमेंडमेंट तो पढ़नी चाहिए, इवन उसको तो 3-4 बार रिवाइज करो। और अभी तो यूट्यूब पे हर टीचर डालते हैं अमेंडमेंट, कोई दिक्कत ही नहीं। मतलब कोई सबके प्रॉब्लम देख लो, नहीं। मैं तो कहता हूँ याद ही हो जाएंगे। बड़े आराम से। सबसे पहले तो टैक्स का सिलेबस इतना बड़ा था, तो एग्जाम एक दिन पहले जब 1.5 दिन था तो मैंने एक तो प्लान करके रखा था। लेकिन प्लान करने के बाद जो थोड़ा बफर टाइम होता है ना, जो थोड़ा अपना डिले हो जाता है, तो मेरा थोड़ा ज्यादा डिले हो गया था। तो मेरा सिर्फ स्लीप हुआ था सिर्फ 3 to 4 आवर्स का। तो ये चीज गलती नहीं होनी चाहिए। अगर स्लीप पूरी 6 to 7 आवर्स की ले ही लेने चाहिए। स्लीप कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो एग्जाम में दिक्कत हो सकती है। तो मेरा ऐसा हुआ था कि जब पेपर स्टार्ट हुआ था तो बीच में मैंने ऐसा 15 मिनट थी ना, 10 से 15 मिनट तो मैंने कुछ नहीं किया होगा, क्योंकि एक तो मेरा स्लीप 3 to 4 आवर्स का था सिर्फ। तो एक तो फ्रस्ट्रेशन था, ऊपर से पेपर डिफिकल्ट था, और एमसीक्यूज मैंने देख लिया, मैंने पहले एमसीक्यू स्टार्ट कर दिए थे, तो पहले से ही माइंड फ्रस्ट्रेट हो गया था, और ऊपर से स्लीप हो रहा था। तो 10-15 मिनट ऐसे थे तो मैंने कुछ नहीं किया। तो ये एक मिस्टेक थी मेरी कि मेरा स्लीप कम था। और दूसरी चीज, जब जो 1.5 डेज है उसमें तो ठीक है, लेकिन उसके पहले की जो प्रिपरेशन होती है टेक्स्ट की, जो 1-2 मंथ पे करते हैं लास्ट में, तो उसमें ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ थियरी इंक्लूड करना है। उस टाइम पे तो सम्स करने ही है, और टेक्स्ट में सम्स करने से प्रोविजन क्लियर होंगे, सिर्फ प्रोविजन पढ़ने से थियरी क्लियर नहीं होगी। और एक और चीज के, अगर कोई प्रोविजन नहीं समझ में आ रहा है और उसका कोई सम समझ में नहीं आ रहा है बुक के प्रोविजन के हिसाब से, तो आप अपने लैंग्वेज में लिख के रखिए उसका स्टेप्स, और उसके हिसाब से आप सम सॉल्व कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उनकी लैंग्वेज यूज करो। आप सम सॉल्व करते हो, आप खुद के स्टेप बना दो, खुद की नोट्स बना दो, उससे सम सॉल्व करो, ठीक है। दूसरी चीज है स्लीप का, और ये 1.5 डेज का जो है वो उसका प्रॉपरली प्लान होना चाहिए बफर टाइम के साथ, कि अगर नहीं हुआ कवर, जैसे कि कोई हेड कवर नहीं हुआ है, फिर कोई टीडीएस का कोई लंबा चल गया, याद नहीं हो रहा है, तो उसको आप थोड़ा बफर टाइम के लिए ले सकते हो। और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए 1.5 दिन के अंदर, 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। और सम्स नहीं करनी चाहिए 1.5 के दिन में ना, सिर्फ थियरी पढ़नी चाहिए। तो मयंक, आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? मतलब एग्जाम में पहले आपने क्वेश्चंस किए थे फिर एमसीक्यू किए थे, या फिर क्वेश्चंस ऐसा? हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे को एमसीक्यू का पेपर तो ओपन ही नहीं करने दिया था 15 मिनट्स में, तो रीडिंग टाइम तो मेरा, अगर मैं उसमें करता तो मैं रीडिंग उसको एमसीक्यू देखता। तो मैंने सबसे पहले इनकम टैक्स के अपने 4 क्वेश्चंस कंप्लीट करे थे। इनकम टैक्स का मेरा पेपर ऑलमोस्ट 1 घंटा 10 मिनट में हो गया था सारा, जितना मेरे को याद है। फिर मैंने एमसीक्यूज उठाए थे। एमसीक्यूज काफी टफ थे हमारे वाले अटेम्प्ट के, इनकम टैक्स के तो ज्यादा ही हार्ड थे, जीएसटी के फिर भी नॉर्मल थे। तो मैंने जीएसटी से ही एमसीक्यू स्टार्ट करे, क्योंकि मैंने जीएसटी से जितने जितने मेरे को आए सबसे पहले मैंने वो करे। और फिर टोटल एमसीक्यूज में से जो मेरे को लगा कि मैं इसमें 5 मिनट में अगर सॉल्व करके इसका आंसर निकाल सकता हूँ, तो मैंने उसको साथ साथ करा उसी टाइम पर। एंड जितना मेरा हो गया एमसीक्यू, उसको मैंने करके मान लो अगर 23 एमसीक्यू ऑलमोस्ट आए थे कुछ,
कुछ 2 मार्क्स के होते हैं, कुछ 1 मार्क्स के होते हैं। तो 23 के आसपास में से मैं 15 कर चुका था उसी टाइम पर। 15 के बाद 8 या 7-8 हो सकते हैं जो नहीं आते इमीडिएट, या उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, तो मैंने उसको साइड में रख दिया था। उसके बाद मैंने जीएसटी करा। फिर जीएसटी का भी पेपर इतना कुछ टफ नहीं लगा था मेरे को रिटर्न में, तो रिटर्न वाले पार्ट को भी मैंने 1 घंटे ऑलमोस्ट में कर लिया था। तो लास्ट के जो 15 मिनट्स बचते हैं, मैंने 15 मिनट्स में ही कुछ हो पाए, जो 7 क्वेश्चन थे, और कुछ नहीं हो पाए। तो जो हुए उनको तो मैंने करेक्ट कर दिया, और जो नहीं हुए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो आप उसको यूज कर सकते, उसको कुछ भी लगा के आ सकते हो। हाँ, जो आपको बेस्ट आंसर लगता है। ओके। तो अब हम आते हैं लॉ पे। कंपनी लॉ का पेपर इतना बड़ा, मतलब आई थिंक 1 to 148 सेक्शंस थे, और अदर लॉज 40 मार्क्स के अलग थे। मेरी स्ट्रेटजी तो कुछ अलग थी, बट मैं एक अच्छा। वैसी स्ट्रेटजी बताता हूँ आपको। हम्म। सबसे पहले तो आपको मतलब जब आप कोचिंग जाते हो तो आपको बच्चे मिलेंगे, सब बोलेंगे कि भाई लॉ में तो मार्क्स आएंगे ही नहीं, तो थोड़ा उनसे थोड़ा बच के रहना कि भाई 40 ले आना, 60 ले आना, बहुत हो जाएगा। तो थोड़ा पहले देख के। और दूसरा, आपको प्लान करना पड़ेगा कि आपको कोचिंग लेनी है या मॉड्यूल से सेल्फ स्टडी करनी है, क्योंकि बहुत मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, सेल्फ स्टडी भी करते हैं लोगों को, कि किसी रेफरेंस मटेरियल लेके आ जाते हैं मार्केट से या माइसे के मॉड्यूल से, फिर खुद पढ़ते हैं। मैं पर्सनली बोलूँ तो अगर आपको दिक्कत ना हो तो आप कोचिंग लीजिए। दूसरा, आपको एक लिमिट सेट करनी होगी कि मेरे को मार्क्स चाहिए कितने एक्चुअली, क्योंकि जब तक आपका माइंड सेट नहीं है कि मेरे को इतने मार्क्स चाहिए, तो आप पढ़ोगे ही नहीं उस हिसाब से लो में। और दूसरा, जैसे आप कोचिंग होती है लो की, कोई भी टीचर 2 से 3 पेज से ज्यादा नहीं पढ़ा सकते एक दिन में। कोई पढ़ा देता है तो फिर वो बच्चे को भी ओवर हो जाता है, कि बच्चे वहीं पे ही हो जाते हैं कि भाई आज ज्यादा हो गया। तो 2-3 पेज ही होता है कि आप घर आके सबसे पहले मतलब अपना जो भी काम कर लिया उसके बाद उसको रिवाइज करो, और चाहो तो मतलब एक शॉर्ट नोट्स बनाओ अपने खुद के, मतलब समरी बनाओ प्रोविजंस की, सेक्शंस की, कि ताकि तुम याद कर सको उन्हें बार बार। मतलब बार बार मेन प्रोविजन ना रीड करना पड़े, आप छोटी सी एक समरी रीड कर लो। ये नहीं है कि बार बार कि भाई पूरा बेयर एक्ट पढ़ रहे हो या फिर रूल्स पढ़ रहे हो, तो ऐसे नहीं है कि अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मतलब एक कंक्लूजन होना चाहिए कि इसका आंसर ये है, ये कहना चाहता है प्रोविजन, ये सीधा। आप फालतू टाइम वेस्ट मत करो। दूसरा, आपको जैसे ये है अदर लॉज के अंदर होता है कि मोस्टली जो आईसीए क्वेश्चन पूछता है वो केस स्टडीज पूछता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं मतलब 20-30%। अगर 40 मार्क्स का पेपर है तो मतलब 24-25 मार्क्स का केस स्टडीज ही आती हैं। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक्ट में तो वो केस स्टडीज पूछते हैं, और इंटरप्रिटेशन में वो पूछते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस। इंटरप्रिटेशन में भी इस बार तो मतलब डेफिनेशन आई थी एक, और एक केस हाँ। स्टडी आई थी। ऐसे जनरल लॉज में तो ऐसे पूछते हैं, मतलब एक केस स्टडी और एक डेफिनेशन, इंटरप्रिटेशन और जनरल लॉज में। और रही बात नेगोशिएबल और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, तो उनमें से आईसीआई ज्यादातर जो पूछता है वो केस स्टडी की बेस पूछ रहा है अभी। तो आपको है ना, मतलब ऐसे आंसर को प्रिपेयर करना है कि आपको केस स्टडी करना है। ये नहीं है कि मतलब आपकी कि जब बेयर एक्ट देखा कि आज तो बेयर एक्ट को मतलब होल्डर इन ड्यू कोर्स हो गया, कोई भी डेफिनेशन होगी कि आज इसको याद ही करनी है बिल्कुल। मतलब तुम्हें एक केस स्टडी का आंसर लिखना है तो मतलब थोड़ा सोच समझ के याद करना है। ये नहीं है कि बस लोगों को मतलब कि बस बैठे हैं, बस सुबह शाम याद ही कर रहे हैं। मतलब सबसे पहला है कि समझना चाहिए सेक्शन को। दूसरा, कि जैसे न्यू सिलेबस में आईसीआई का या किसी भी मतलब कंपाइलर आते हैं, मतलब पीडीएफ, मतलब कोचिंग मटेरियल्स के फ्लोट होते रहते हैं टेलीग्राम्स पे या मतलब यूट्यूब पे भी, सबके एक लिंक्स होते हैं, उनमें सारे आरटीपी, सारे एमटीपी और सारे क्वेश्चन कंपाइल होते हैं। तो मतलब मैं बोलूंगा पर्सनली कि उनको एक बार रीड जरूर कर लो, क्योंकि वो बहुत हेल्प करते हैं। मतलब पेपर का जो पैटर्न होता है लो का या मतलब किसी का भी हो, 50 to 60% तो रिपीट ही आता है पास्ट ईयर से। मतलब जो न्यू आता है वो 30% ही आता है। बच्चे को लगता है कि पेपर ही बिल्कुल न्यू आया है। पेपर न्यू नहीं है, पेपर क्योंकि क्वेश्चन है लिमिटेड। थोड़ा एक तो पहले वो, और अपना ऐसी स्ट्रेटजी बनानी। पास्ट ईयर्स से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। शायद इस बार मई 17 से क्वेश्चन आया था एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जो शायद नहीं, बच्चों का आया पास्ट नहीं ईयर होगा। से इस बार शायद मेरे हिसाब से 55% पेपर पास्ट ईयर का पेपर था। हम्म। और मैंने मतलब 8 पेपर में अगर मैं बताऊं तो सिर्फ टेक्स्ट का पेपर को छोड़ के बाकी सब पेपर में 55% मार्क्स का पेपर डिक्टो सेम आता है। लॉ में सबसे बड़ी दिक्कत एक होती है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। मतलब उसको चालू करते हैं फिर वो खत्म हो जाए, मतलब किसी ने मॉड्यूल तो पकड़ लिया तो भाई 1 हफ्ता तो वहीं लग जाता है उसको पढ़ने में। ये गलती मैंने भी की थी। हाँ। मैंने पहले कोचिंग से मतलब नेगोशिएबल पढ़ा था, तो मेरे को कुछ खास समझ नहीं आया था। तो मैंने सेल्फ स्टडी करने के लिए मैंने मॉड्यूल उठा लिया। तो 3-4 दिन के बाद मतलब 4-5 पेज ही हुए, तो मैंने सोचा कि होगा नहीं अब। तो फिर हर्ष की मैराथन है मेरे हिसाब से 3.5-4 घंटे की, वो देखी मैंने 2 बार।
मतलब एक तो गजब मैराथन है, बहुत अच्छी मैराथन है, मैं तो रिकमेंड करूंगा आप, अगर गुप्ता सर की मैराथन देखना चाहो तो वो देख सकते हो। बाकी अंकित ओबरे सर की भी है और अंकित पट्टे मैम की भी है, सबकी है, पर पर्सनली मैंने उनकी देखी थी, काफी अच्छे से समझाया उन्होंने, बहुत अच्छे से डिटेल्ड, फास्ट ट्रैक रिवीजन है अच्छा, वो देखो आप। तो लॉ में एक एडवाइस यही है कि मतलब मॉड्यूल पढ़ो, सब चीजों का पढ़ो, बस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मॉड्यूल के एक्ट का अंदर मत से पढ़ो। अगर अगर आप मॉड्यूल पढ़ रहे हो तो फिर मॉड्यूल को ही पढ़ो, मतलब अपना मटेरियल को चेंज मत करो कि कभी मॉड्यूल कभी रेफरेंस कभी किसी और टीचर की। और मॉड्यूल के पीछे होते हैं एग्जांपल्स क्वेश्चंस, वे जरूर करके जाओ, मतलब एग्जांपल्स और क्वेश्चंस को ऐसे है कि इग्नोर मत करो। ओके, तो आपकी वन डे स्ट्रेटेजी क्या थी और एक आंसर राइटिंग पैटर्न लॉ में, ये दोनों भी बता दें। वन डे स्ट्रेटेजी की सबसे पहले तो वन डे स्ट्रेटेजी में बच्चे क्या करते हैं, जैसे आए पेपर से अकाउंट्स का देने के बाद कि भाई आज तो मैनेजमेंट का और शेयर कैपिटल का ये चैप्टर कर देंगे, ये सबसे बड़ा चैप्टर है दोनों, कि सबसे पहले ये करने हैं। और इनमें से मतलब मार्केट में टीचर्स और सब मतलब हवा भी ऐसी रहती है कि इसमें से ही पेपर आएगा, कि मतलब ये टीचर्स मत तो छोड़ ऐसा दो कह यार, देते हैं 45% इसी से आना है। हाँ हाँ इसमें से ही आएगा, वो जो कि टोटली गलत है, मतलब टोटली तो नहीं मैं बोलूंगा, मतलब आ भी जाता होगा कभी कभार, बट मेरे केस में नहीं आया था। मैं सबसे पहले ये जानता हूँ कि आईसीआई छोटे टॉपिक से जरूर पूछता है क्वेश्चंस। तो मैंने पहले अपनी चारों छोटे चैप्टर जैसे कि चार्जेस, डिपॉजिट और डिविडेंड, इस बार डिविडेंड से 12 मार्क्स का आया था पेपर, और मेरे को मैंने डिविडेंड को 2 बार करके गया था, तो डिविडेंड का क्वेश्चन मजा आ गया। और मतलब सबसे पहले आपको वनडे में, मतलब जो आपका आधा दिन होता है उस दिन आपको छोटे छोटे चैप्टर सारे निपटा लो, मतलब छोटे छोटे इतने 4 चैप्टर स्टेट कंपनीज एक्ट के और एक एक्ट उसका निपटा लो, मतलब कोई भी अदर लॉज में से। फिर आप मतलब मैनेजमेंट और ये शेयर कैपिटल, इन दोनों में से कोई भी एक चैप्टर को भी मतलब थोड़ा मतलब कम करके मतलब इसको आखिरी में छोड़ दो, ताकि आप इसका कोई मैराथन वीडियोस देखो, मतलब कि आप खुद नहीं कर पाओगे इसको, अगर सेल्फ रीड करने में जाओगे तो पूरा दिन ही निकल जाएगा इसमें, कि क्योंकि कुछ अटक जाओगे, कुछ चीज नहीं मिल जाएगी सुनने के लिए, पढ़ोगे तो कुछ अलग अलग लगेगी कुछ चीजें, तो मतलब अटकना मत बिल्कुल भी एक तो लो में, और लो को है ना रीड करते हुए फटाफट निकल जाओ लास्ट डे तो। आंसर राइटिंग पैटर्न मतलब और बच्चे किसी ने कहते हैं समरी नोट्स सेक्शंस बनाए तो याद करें नहीं करें, उसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, आधा डिस्कशन तो यही होता है। तो उसमें आपने क्या याद किए थे सेक्शंस? मैं पर्सनली बताऊं तो जो क्वेश्चंस आए थे आईसीआई के, वे सेक्शन बहुत कॉमन थे, वो सबको ही पता होते हैं लगभग, तो मतलब आईसीआई जो क्वेश्चन मतलब बहुत कॉमन आए थे इस बार, तो मतलब कि जो सेक्शंस थे जैसे कि, तो वैसे तो वे थे, बाकी मैंने कोई केस लो वैसे पर्सनली मैं बिल्कुल कोई भी केस लो नहीं याद किया, ना मैंने कोई इंटेंशन थी कि मैं सेक्शंस रट रहा हूँ बिल्कुल कि भाई 1 2 3 4 ऐसे लाइन वाइज सारे सेक्शंस ऐसे कोई रटे नहीं थे। बट अगर कोई जैसे होता है कि कोई पर्सनल जैसे कोई बोलता है सेक्शन 19, तो एकदम पता ही होता है सबको कि सेक्शन 19 किसका है, या सेक्शन पर्टिकुलर बहुत फेमस होते हैं सेक्शंस, तो वही आ गए थे पेपर में, तो कुछ कुछ आते हैं कुछ कुछ वे लिख दो, ऐसा नहीं है कि आप सेक्शंस में भी याद करने में टाइम वेस्ट करो, कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं होते, मतलब एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं होते तो कटते भी नहीं है कि अगर आपने लिखा तो क्या आपके फालतू मार्क्स काटेंगे, तो गलत कोट करोगे तो फिर पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। और फर्स्ट 15 डेज में क्या स्ट्रैटेजी थी? 3 मिनट्स सॉरी। फर्स्ट 15 मिनट्स में देखो मैं बताता हूँ, सबसे फर्स्ट फर्स्ट 15 मिनट्स में आप सबसे पहले तो एमसीक्यू क्वेश्चंस करो, मैं बोलूंगा जो पेपर आएगा ना उस पेपर को तो उठा के और आंख बंद करके उल्टा रख दो, उसको तरफ तो देखना भी मत, क्योंकि अगर उसमें देखोगे तो उसमें आएंगे केस स्टडीज, और तुमने अगर केस स्टडी एक में घुस गए तो 2 मिनट कम से कम लगेगी केस स्टडी में, और तुम फिर पेपर रीड करोगे, तुम 4-5 क्वेश्चन के बाद पहुंच जाओगे ना, तो तुम ये भी भूल चुकोगे कि फर्स्ट केस स्टडी कौन सी थी, तो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो चुका। और दूसरी बात पेपर चेंज तो होने का नहीं, पेपर हार्ड है आसान है रखा रहने दो, तो तुम अपना एमसीक्यू उठाओ सबसे अच्छा, और एमसीक्यू सोल्व करो, पेंसिल से डॉट लगा लो, क्योंकि वहां पे मना करते हैं टीचर्स कि आप इसको यूज नहीं कर सकते, मतलब मार्क नहीं कर सकते, पेंसिल से डॉट लगाते जाओ। और एमसीक्यूज इस बार लोके काफी आसान थे, 15 से 20 मिनट में सारे हो गए थे, तो एमसीक्यूज करो उसके बाद अपना सब्जेक्टिव पे जाओ, पहले मत करो, क्योंकि पहले आप फिर दिक्कत में आओगे, फिर क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे ना ही सब्जेक्टिव होगा। ओके, तो सीक्वेंस क्या था लॉ में, मतलब पहले कंपनीज एक्ट, उसके बाद क्या क्या? नहीं नहीं पेपर का सीक्वेंस तो कंपनी लॉ का ऐसा आता है कि फर्स्ट क्वेश्चन आता है 19 मार्क्स का, और उसके बाद आते हैं 17 मार्क्स के 4 क्वेश्चन, उस 5 क्वेश्चन में से करने आते हैं आप, नहीं 4 क्वेश्चन आते हैं उसमें से करने आते हैं आपको 3 क्वेश्चन। जो फर्स्ट 19 मार्क्स क्वेश्चन आता है उसके अंदर आते हैं 12 मार्क्स का आता है कंपनी लॉ, 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, और जो बच्चे बाकी मार्क्स उसमें एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है अदर लॉ का, और एक आता है 4 मार्क्स का अदर लॉ का, ऐसे ही आगे आते हैं, मतलब आगे 2 कंपनीज लॉ के और 2 अलग अदर एक्ट्स के, तो ऐसा आते हैं। और एक क्वेश्चन आता है कि आखिरी वाला जिसमें आती है इंटरनल अलग से चॉइस आती है एक,
तो अगर मैं एक बात बोलूँ तो एक चैप्टर तो आप अगर छोड़ना चाहो तो आप छोड़ सकते हो, चाहे एक्ट छोड़ दो पूरा, मतलब अदर लॉ में से, या आप इसमें से छोड़ दो। क्योंकि मैं बताऊं तो मैंने छोड़ दिया था चैप्टर नंबर 7 मैनेजमेंट, और चैप्टर नंबर 4 मैंने छोड़ दिया था, बस रिस्क ले लिया था। बट ये सबसे अच्छा हुआ क्योंकि आईसीए ने सेकंड क्वेश्चन पूछा था खाली, उसी के अंदर वे क्वेश्चंस थे, खाली 2 क्वेश्चन थे, मेरे 2 क्वेश्चन उसी क्वेश्चन में थे और मैंने क्वेश्चन स्किप कर दिया, बाकी मैं कर नहीं आई। चैप्टर छोड़ा था, मतलब ऐसे चैप्टर मतलब लास्ट डे नहीं रिवाइज किया था, मतलब ऐसे नहीं है कि स्टार्टिंग से नहीं मैंने चैप्टर किया था। ओके, मतलब चैप्टर मैंने किए हुए थे, बट मैंने जो लास्ट डे 1 डे रिवीजन होता है उसके अंदर नहीं टाइम मिल पाया था शेयर कैपिटल चैप्टर का और मैनेजमेंट का, तो मैं डरा हुआ था कि मतलब कल को पेपर में ज्यादा ये ना आ जाए। एक ही क्वेश्चन आया था उसका, सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन में भी सिर्फ दो पार्ट, एक पार्ट्स था, मतलब बहुत कम पूछा था। आईसीआई ने इस बार लॉ में से माइनर टॉपिक्स में से पूछा था, मतलब छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जैसे डिपॉजिट, चार्ज, डिविडेंड, इनमें से आईसीआई ने भर भर के क्वेश्चन पूछे थे आराम से, और इजी से क्वेश्चन पूछे थे। तो अब हम आते हैं अकाउंट्स पे और एंड में एक कॉमन डिस्कशन करेंगे टिप्स। हाँ हाँ, एक चीज मैं लॉ में ऐड करना चाहता हूँ। श्योर। लॉ में चीज ऐड करना चाहता हूँ। लॉ में मैंने क्या किया था, सबसे पहले तो मटेरियल चूज किया था कंपनी लॉ का, आईसीआई स्टडी मटेरियल। और उसमें क्या किया था, सबसे पहले इररिलेवेंट जो पार्ट था ना, जो रिपीट हो रहा था, जैसे कि नहीं सेक्शन होता है उसमें एनालिसिस होता है, सबसे पहले जैसे मैं चैप्टर पहली बार पढ़ता था क्लास के बाद मॉड्यूल से डायरेक्टली, तो जितना भी इररिलेवेंट पार्ट था ना उसको पेन से कट कर देना है। आपको रीड करे पता चलेगा हाँ ये तो ऊपर रिपीट होगा, उसको कट कर देना है। तो जो मॉड्यूल इतनी मोटी है वो सबसे पहले तो आधी आधी हो जाएगी क्योंकि सब कट हो जाएगा। दूसरी चीज सब पूछते हैं पेनाल्टीज लर्न करनी है, तो पेनाल्टीज एक भी लर्न नहीं करनी है। नीचे जो वो फुटनोट्स होती है जो जिसमें कुछ बार का दिया होता है, मतलब जो कंपनी उसका कट कर दिया था मैंने, जितना भी रिपीट हो रहा था सब कट कर दिया था। पेनाल्टीज सब कट कर, जहां जहां बीच में पेनाल्टीज आ रही थी कट कर दी थी, तो मॉड्यूल एकदम क्रिस्प हो गई थी। दूसरी चीज मैंने क्या किया था, छोटे छोटे चैप्टर थे चार्जेस का, डिविडेंड का एंड डिपॉजिट का, तो उसमें मैंने क्या किया था 8 to 10 पेजेस की मेरी खुद की नोट बना ली थी एकदम क्रिस्प फॉर्मेट में। जो मॉड्यूल में जो चीज है उसको ही एकदम क्रिस्प फॉर्मेट में 8 to 10 पेजेस में मैंने बना दी नोट्स स्टेपल सेम करके। वेदांत वाली मेरी भी थी ये चीज। हाँ हाँ, स्टेपल करके मैंने मॉड्यूल के अंदर ही रख दिया था। एंड दूसरी चीज मैंने क्या किया, वो बिग बिग चैप्टर नंबर 2, 7 और जो 9 था, जो बड़े बड़े चैप्टर्स है, उसका मैंने क्या किया था, एक पिन पेज लिया था तीनों चैप्टर के लिए अलग अलग एक पिन पेज दिया था। और मैंने क्या किया था, ये मेरा एक रोड मैप रेडी किया था। रोड मैप में मैं सबसे पहले मैं सेक्शन नंबर ये पढ़ूंगा और इसका यहाँ से यहाँ पेज तक पढ़ूंगा, ये पैराग्राफ पढ़ूंगा, इसके लिए ये पढ़ूंगा, इस तरह से तीनों चैप्टर के लिए रोड मैप बना के रखा था पिन पेज में। और वो पिन पेज मैंने आईसीआई स्टडी मटेरियल में स्टिक कर दिया था। और मेरा मेरा खुद का पर्सनली एक मैं बोलता हूँ मेरा सेक्शन लिस्ट था 1 to 148 का पूरा। एंड अदर लॉ का मैंने एक भी सेक्शन नंबर कोई भी किसी में सेक्शन नंबर लर्न नहीं किया था। अदर लॉ में सिर्फ मैंने इसमें जो क्वेश्चन नंबर है जो आईसीआई स्टडी मटेरियल एक्सरसाइज है उसमें जो सेक्शन नंबर वाले क्वेश्चन है वो किए थे, उसका सेक्शन नंबर लर्न किया था। और जो पास्ट ईयर क्वेश्चन है एमटीबी आरटी में जो क्वेश्चन दिए अदर लॉ के, उसके सेक्शन नंबर लर्न किए थे। सेक्शन नंबर की मैंने अदर लॉ में लिस्ट नहीं बनाई थी, कंपनी लॉ में पूरी लिस्ट बनाई थी। और उसमें भी कैसा, ये जो सेक्शन नंबर इररिलेवेंट जो लगता ही नहीं कभी पूछेंगे कंपनी के अंदर ही 148 के अंदर ही, मतलब 1 to 148 के अंदर ही, तो जैसे कि 10 मतलब टोटल मैंने इन शॉर्ट मैंने 100 सेक्शन नंबर लर्न किए होंगे कंपनी सेक्ट में, 48 मैंने डिलीट कर दिए थे जो मतलब इररिलेवेंट थे, मतलब मेरे हिसाब से इररिलेवेंट थे वो, इस तरह से किया था। और बस यही चीज। एंड पेपर लिखने में हैंड राइटिंग का कोई इशू नहीं था, मेरी हैंड राइटिंग वैसे थोड़ी खराब है तो, लेकिन चलता है, अपने को खाली आंसर दिखना चाहिए। और ऐसा नहीं सोचना है कि मार्क्स के जैसे 5 मार्क का क्वेश्चन है तो इसके लिए मैं 2 पेज लिखूंगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मेरा एक 5 मार्क का क्वेश्चन जिसमें मैंने 6 पेज लिखे हुए थे, और एक 5 मार्क का क्वेश्चन था जिसमें मैंने लिखा हुआ था। मार्क्स के ऊपर पेज नंबर कभी डिसाइड नहीं करना। और सेक्शन नंबर याद करने के नहीं करने, तो जो इम्पोर्टेंट है वो तो याद करने का, जितने हो सके इतने कंपनी में कर लो। अदर लॉ में जो खाली क्वेश्चन में जो दिए हुए वही कर लो, ज्यादा जरूरत नहीं है। एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, सबसे पहले तो जो लिमिट्स होती है, डेज की लिमिट होती है, यहाँ इतने दिन तक का, मतलब जो भी डेज की लिमिट है, तो क्या होता है कि सपोज ये डिवीजन चैप्टर में कोई ये डेज की लिमिट दी, 30 डेज की लिमिट दी है, मैनेजमेंट के चैप्टर में कोई 60 डेज की लिमिट दी है, कोई 90 डेज की लिमिट दी है। तो एक चैप्टर पढ़ने के बाद दूसरे चैप्टर पे आते हैं तो पहले वाले चैप्टर की लिमिट के साथ मिक्सअप हो जाता है ना। तो मैंने क्या किया था, जो 1.5 डेज था ना, उसमें जो मेरा एग्जाम का दिन था ना,
उसमें मैंने खाली रखा था, और जो एक दिन पहले तक पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, और वो सिलेबस में मैंने सिर्फ पूरा पूरा गो थ्रू किया था, पूरा अदर लॉ एंड कंपनीज एक्ट। एंड उसमें मैंने ना लिमिट्स कहीं भी बहुत स्ट्रेस नहीं दिया था, कि लिमिट्स में ज्यादा स्ट्रेस नहीं दिया था कि हाँ लिमिट्स लर्न कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। लिमिट्स देख ले रहा था लेकिन लर्न नहीं कर रहा था, मतलब पहले से किया हुआ था लेकिन अच्छे से रिवाइज नहीं कर रहा था, क्योंकि फिर जो एग्जाम वाला दिन है सुबह से दोपहर तक का, तो उसमें मैंने मेरे मेरे खुद के हाथ से पूरी लिस्ट बना के रखी थी लिमिट्स की। जैसे कि चैप्टर नंबर 8 है, तो 8 की जितने भी नंबर वाली लिमिट्स है, नंबर जितने भी नंबर न्यूमेरिकल्स आते हैं, नंबर डिजिट्स डेज जो भी है, उसका मैंने एक चैप्टर नंबर 8 तो उसका पूरा बना के रखा था। चैप्टर 7 उसका 2 पेज में था, पूरा सब लिस्ट बना, जैसे कोरम में क्या है, क्या डिजिट है, कितने मेंबर्स चाहिए, कितने टाइम में, वो सब मैंने बना के रखा था चैप्टर वाइज, तो मिक्सअप नहीं हो रहा था। वो एक चीज हो गया था। और अदर लॉ में क्या कहता है मेरे पास, लास्ट क्लास में मैंने ना जनरल क्लॉजेस और वो वाला जो था ना इंटरप्रिटेशन, तो उसका रिटर्न नहीं हो रहा था मुझे, तो मैं सिर्फ पीछे के एक्सेस के क्वेश्चन देख के गया था और पास के क्वेश्चन देख के गया था। पूरा चैप्टर में हाईलाइटेड जो मैंने किया था वो लास्ट क्लास में मेरे से रिटर्न नहीं हो रहा था बहुत, क्योंकि पूरा कंपनी से पढ़ के बैठा हूँ, नेगोशिएबल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के बैठा हूँ, तो वो हार्ड वर्ड्स जो थे जनरल क्लॉजेस वो रिटर्न नहीं हो रहे थे मुझसे, तो मैंने सिर्फ पास के क्वेश्चन देखे थे, एक्सेस के क्वेश्चन देखे थे, सेक्शन नंबर नहीं लर्न किए थे, जो एक्सेस के क्वेश्चन नंबर सेक्शन नंबर थे वही सिर्फ लर्न किए थे। ऐसा स्ट्रेटेजी था मेरा लॉ के हिसाब से। मेरी भी मतलब ऐसी स्ट्रेटेजी थी कि जो भी छोटे चैप्टर्स होते हैं जैसे डिपॉजिट है, डिविडेंड है, तो मैं सब चैप्टर्स के 1 पेज के नोट्स बना देता हूँ कि पूरे चैप्टर्स में अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो वो इसी 1 पेज से आएगा, मतलब पूरी समरी बना देता हूँ। और मैंने पेनल्टी की भी ऐसी एक समरी बना दी थी, जो जो भी इम्पोर्टेंट पेनल्टी है, और ऐसे मैंने 2-3 पेजेस की बना रखी। पेनल्टी में डिविडेंड की पेनल्टी वो हाँ। याद रखनी है बस, और बस डिविडेंड की पेनल्टी याद रखनी है, और कोई पेनल्टी और मतलब मेरे ख्याल से एक नहीं डिपॉजिट पूछते। की पेनल्टी है, एक हाँ डिपॉजिट की डिपॉजिट पेनल्टी। एंड डिविडेंड, और कोई पेनल्टी पूछते भी है अगर, जैसे कि पेनल्टी तो बहुत सारी दी हुई है चैप्टर नंबर 4 में 7 में, ज्यादा से ज्यादा पेनल्टी का टेंशन हो रहा है तो वो 2 मार्क का टेंशन होगा, 2 मार्क्स से ज्यादा का पेनल्टी नहीं होगा तुम्हारा। ऐसा नहीं होगा 15-20 मार्क्स की पेनल्टी आ रही है, ऐसा नहीं होगा। मैक्सिमम 2, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4 मार्क्स जा सकती है पेनल्टी, उससे ज्यादा पेनल्टी कहीं नहीं होगी। यस। एक इसमें लो में मैं भी ऐड करना चाहूंगा कि बच्चे क्या होते हैं कि उनको होता है कि जो बुक में लिखा है, आईसीएस स्टडी मेट में लिखा है, हम आंसर भी बिल्कुल सेम इज आर एम जहाँ उसमें जैसे लिखा है हम वैसे ही लिख के आएंगे। अगर मतलब शुरू से क्या होता है, बच्चे ऐसे ही मगअप करना शुरू करते हैं कि मैं इसको लिख के देख लेता हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम लाइन आनी चाहिए उसमें। उसमें ये नहीं होगा। उसमें तुम कब तक याद रख पाओगे उसको? 9 मंथ्स तक कहाँ तक उसको होल्ड कर पाओगे? तो इंस्टेड ऑफ उसको मकअप करने के, उसको सेक्शन को समझना ज्यादा जरूरी है। सेक्शन को समझोगे, अगर वहाँ केस स्टडी भी आ गई तो तुम उसको लिख दोगे। और अपनी लैंग्वेज मतलब सही, अगर तुम्हारी इंग्लिश नॉर्मल है, अगर तुम सही से टेंस का यूज कर सकते हो तो उसको अपनी लैंग्वेज में लिखो, सिंप्लीफाई करके लिखो। ज्यादा करोगे तो नहीं हो पाएगा। मतलब अगर मगअप करोगे तो वहां भूल ही जाओगे तुम, क्योंकि वहां अगर बीच की अगर एक भी लाइन याद नहीं आई ना तुमको, तो तुम्हारा पूरा क्वेश्चन की सेंस ही बदल जाएगी। तो इंस्टेड ऑफ मगिंग अप, उसको समझो और उसको अपनी लैंग्वेज में लिख के देखो। और ये एग्जाम से पहले ही करके देखो कि अपनी लैंग्वेज में उसका मतलब सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये चीज। और बाकी लो तो सब। हम्म। लो में एक जाते जाते खुद बात बताता हूँ कि जैसे लो में है ना कि आप बुक्स लोगे, मतलब टीचर्स की, मतलब अलग अलग टीचर्स से वैरायटी ऑफ मार्केट्स में बुक्स हैं और आईसीआई की बुक है। आप एक चीज देखोगे, बुक्स के अंदर कोई कोई टीचर्स के अंदर रूल्स होंगे, आईसीआई के अंदर रूल्स कम है। किसी किसी की बुक्स देखोगे, किसी में रूल्स ही रूल्स हैं, बहुत ज्यादा लिखा है रूल्स के बारे में। किसी में सेक्शन बहुत बड़े बड़े अपने आप, मतलब अपने ऑथर नोट्स दे रहे हैं, मतलब खुद को ऑथर बना के मतलब नोट्स देते हैं उसमें कि मेरे अकॉर्डिंग ये है, आईसीआई के अकॉर्डिंग ये है, सब अपने अपने हिसाब से बताते हैं। तो आपको थोड़ा मतलब देखना है आईसीआई को, मतलब आईसीआई को इग्नोर नहीं करना बिल्कुल भी। मतलब जैसे अगर आईसीआई का मतलब पेपर में तुमने क्वेश्चन देखा किसी भी प्रोस्पेक्टस का कि आईसीआई ने सजेस्टेड आंसर में ये लिखा है, तो तुमको है ना एक बार देख लेना है कि आईसीआई क्या बता रही है, तो तुमको उस पर तो स्टिक रहना ही है। आप फर्दर ऐड कर सकते हो, ये नहीं है कि आईसीआई वाला तो आंसर इग्नोर ही कर दिया कि मैं तो अपने रूल से लिखूंगा, कि जो सन ट्यूशन कोचिंग में बताया है या कहीं पे पढ़ा है कि वो लिखूंगा। इग्नोर नहीं करना है बिल्कुल भी। आईसीआई के मटेरियल को साथ में रख के पढ़ना है, और आईसीआई के जो सजेस्टेड आंसर है उनको जरूर देखना है एक बार। यही है। और रही बात आपकी प्रैक्टिस की, राइटिंग प्रैक्टिस की, मैं बोलूंगा कि हर चैप्टर के अंदर से अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो आपकी अच्छी राइटिंग प्रैक्टिस तो ऐसी हो जाएगी। और केस स्टडी बनाने के लिए आपको, केस स्टडी होती है सिंपल ही, आपको बस उसका अगर एक बार आपको आंसर पता लग गया, मतलब कंक्लूजन पता लग गया कि इसका आंसर ये है, तो आपको आंसर उसके बाद फ्रेम करना है। उसके बाद तो आपको एक मतलब एक प्रोविजन लिखनी है। प्रोविजन सिर्फ 3 से 4 लाइन का होगा, अच्छा सा प्रोविजन, मतलब जो बिल्कुल क्रक्स हो प्रोविजन का। ये नहीं है कि अब आपने सेक्शन लिखा 54 या कोई भी पूरा ही सेक्शन लिख दिया,
मतलब आपको उसका क्रक्स लिखना है वहाँ पे, फिर एनालिसिस अपना लिखना है, और फिर एक ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन जो भी आप लिखते हो वो अच्छे से लिखना है, अच्छे से मिल जाएगा आपको मार्क्स। आई थिंक कंक्लूजन मेन होता है, ये तो लिखना ही है। हाँ हाँ, नीचे नीचे अलग कंक्लूजन से को गलत हेडिंग नहीं डाल होना के। चाहिए कि मतलब, हाँ। और लो का पेपर बड़ा भी आता है तो उसको मतलब शुरू से मैनेज करके चलना है। ये नहीं कि शुरू के 1-2 पेज में लिखते जा रहे हो लिखते जा रहे हो। और ये जो वेदांग ने कहा बिल्कुल सही कहा कि मतलब इसमें ना ये नहीं होता कि कॉलेज के एग्जाम से तो जितने ज्यादा पेज भरोगे उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे। एग्जामिनर पागल हो जाएगा देख के कि पहले ही इसने इतने ज्यादा पेज भर दिए। तो शॉर्ट एंड क्रिस्प लिखोगे उतना ज्यादा अच्छा मिलेगा, उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो अब आते हैं अकाउंट्स पे। अकाउंट्स में है हमारे साथ वेदांग, जिनके आए थे 89, और मेरे भी 89 आए थे। तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी अकाउंट्स में? देखो अकाउंट्स के इसमें मैंने सबसे पहले मटेरियल के बारे में बताता हूँ। मटेरियल मैंने मई मेरा नवंबर 20 का अटेंड था, तो मई तक मैंने सिर्फ कोचिंग मटेरियल फॉलो किया था। और साथ में मैंने क्या किया था, आईसीआई स्टडी मेट जो था ना, उसमें मैंने लिंकिंग करके रखा था कि मेरे कोचिंग के इसमें ये क्वेश्चन है तो आईसीआई के इसमें ये क्वेश्चन है, तो दोनों दोनों में लिंकिंग करके रखा हुआ था। तो मैंने मई तक वो फॉलो किया था, क्योंकि मई तक हमारा दोनों अकाउंट पेपर 1 पेपर 5 का सिलेबस खत्म हो चुका था मई तक, दोनों अकाउंट्स का। एंड फिर मैंने सेल्फ स्टडी स्टार्ट किया था अकाउंट्स का, जितना जितना मैंने मेरे प्लान के हिसाब से रेडी रखा था। और मैंने कोचिंग की बुक जो थी उसमें मैंने जितना भी लिंकिंग था इतना करके रखा था कि ये सब एमटीपी आरटीपी का है। फिर मैंने कोचिंग का मटेरियल हटा दिया था, जितना भी मेरा आईसीए का स्टडी रिसोर्सेज है, जैसे कि आईसीए का स्टडी मटेरियल खुद। लेकिन आईसीए का स्टडी मटेरियल जब भी मैं बोलता हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि जो मॉड्यूल दी है वो उसमें आठ जितनी भी एमटीबी आरटीबी निकली हुई है आज तक की, मई 18 से लेके पास्ट पेपर वगैरह सब उसमें इंक्लूडेड है। बराबर। अब इसमें क्या है कि बहुत सारा रिपीटेशन है, जैसे कि एमटीबी आरटीबी में सपोज एमटीबी आरटीबी है, उसमें 15 सम है अगर, तो 15 में से 6 7 7 सम है ना मॉड्यूल के अंदर के अंग हो गए, 2 3 सम है ना एमटीबी आरटीबी के पहले की एमटीबी आरटीबी से रिपीटेड लेके रखे होंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो कट करना है। कट मीन्स जितना भी रिपीटेशन वाला पार्ट है ना, तुमको एक एक सम सॉल्व जब कर रहे हो, अब पहले बार जब हम मॉड्यूल सॉल्व कर रहे थे, मॉड्यूल में तो सब सम अलग ही होंगे, तो वो तो उसमें कोई रिपीटेशन होगा नहीं। अगर रिपीटेशन हो रहा है, ऐसा हो रहा है कि इसके बाद बड़ा सम है, तो छोटा वाला सम अब वो बड़े सम से ही हो जा रहा है, छोटा वाला सम कट कर दो, उसको कभी देखना ही नहीं है, तो बड़े वाले सम से ही काम हो रहा है। तो इस तरह से कट करते जाना है, ठीक है। और मॉड्यूल कर लिया, अब उसके उसके बाद अगर एमटीबी आरटीबी उठा रहा हूँ, आरटीबी में सब देख रहा हूँ सम, तो लग रहा है कि हाँ ये मॉड्यूल का है, तो वो कट कर दिया। उसके बाद दूसरी कोई आरटीबी देखी तो पता चला कि ये एमटीबी का सम है, तो उसको भी कट कर लिया। ऐसे पहले कट करके रखना है। अब फिर मॉड्यूल के मैंने ये कह रहा, जितने भी चैप्टर्स है उसमें ना आगे मॉड्यूल के आगे थोड़ी जगह जो दे रखी, जब जब नेक्स्ट टाइम जब मैं सम ये चैप्टर को टच करूंगा, तो कौन से सम देखूंगा। फिर अगर अगर कुछ लग रहा है कि कोई हार्ड सम है, तो उसकी जगह स्टार कर दूंगा कि हाँ मैंने इसमें लास्ट टाइम जब कर रहा था तो मैंने 2 बार किया तब जाके मेरे से हुआ, 3 बार किया तब जाके मेरे से हुआ था। उसको कुछ स्टार करके हाईलाइट करके रख दिया था कि हाँ ये सब नंबर करके रखा था, सम के ऊपर हाईलाइट नहीं किया था। फिर दूसरी चीज मैंने हाईलाइटर यूज किया था। वो हाईलाइटर से क्या करता था, मैं जितने भी सब में डिफिकल्ट एडजस्टमेंट है ना, तो हाईलाइटर से मार्क कर दे रहा था। फिर एग्जाम में अगर मेरे को टाइम कम हो रहा है, फिर मेरी क्लासेस की एग्जाम है उसमें टाइम अगर कम हो रहा है, मैं सिर्फ डिफिकल्ट एडजस्टमेंट जो था वो गो थ्रू कर रहा था, क्योंकि बाकी का सम तो अपने को सब में नॉर्मल आता ही है। ये स्ट्रेटेजी थी मेरी। और हाँ दूसरी चीज, जब एमटीबी आरटीबी कवर कर रहे हो तो ऐसा नहीं चैप्टर स्पेसिफिक कवर करो, पूरी आरटीबी अब एक साथ कवर कर लो। आपका सिलेबस हो गया तो पूरी आरटीबी एक साथ कवर कर लो। और आरटीबी के जब आरटीबी स्टार्ट हो रही है तो आरटीबी के ऊपर ही लिख दो कि ये आरटीबी में 15 सम है, तो मुझे सिर्फ यही 4 5 सम करने हैं जो मतलब रिपीट कहीं नहीं हुए हैं, या फिर ऊपर ही लिख दो, वहां पे पूरा लिखने की जरूरत ना पड़े, तो आप सीधा कैंसिल कर दो, तो आपका टाइम सेव हो जाएगा। तो एक भी सम रिपीट नहीं होना चाहिए आपके एग्जाम के दिन पहले, कि ये टाइप का सम 2 बार कर लिया एग्जाम के दिन पहले, तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। यस। तो एंड सबसे प्रैक्टिकल अकाउंटिंग सब्जेक्ट्स स्टैंडर्ड में, का बोलता हूँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हाँ तो प्रैक्टिकल हाँ बोलो। सब्जेक्ट्स में ये स्ट्रेटेजी है कि आप क्वेश्चंस मार्क कर दो। क्वेश्चंस भी टफेस्ट मार्क नहीं करने की, मतलब एग्जाम से पहले आप खुद ही डिप्रेस हो गए यार ये क्वेश्चन तो ही नहीं था। क्वेश्चन ऐसा मार्क करो जिसमें पूरा चैप्टर कवर हो जाए। और हाँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अकाउंट्स में। हाँ पहले मैं बोलता हूँ, जो एबीसी कैटेगरी जो है डिफिकल्ट इजी मीडियम सा क्वेश्चन, तो उसको इस तरह से मार्क नहीं करना है एबीसी को कि ये सबसे डिफिकल्ट है, आपने जो बोला उसको इस तरह से मार्क करो कि ये जो कैटेगरी जो क्वेश्चन होगा ना, उसका लाइकलीनेस टू बी आस्क्ड इन एग्जाम सबसे ज्यादा होना चाहिए। इस तरह से ओके। मार्क करो। सी कैटेगरी ऐसे क्वेश्चन होना चाहिए जिसका एग्जाम में आने का प्रोबेबिलिटी बहुत लेस है। डिफिकल्टी वाइज एबीसी मत करो, एग्जाम में पूछने के हिसाब जो प्रोबेबिलिटी है उसके वाइज एबीसी करना चाहिए। अच्छा अकाउंट स्टैंडर्ड के लिए मैंने क्या कहा था,
सबसे पहले अकाउंट लेने के लिए कोई भी कोचिंग मटेरियल रिफर नहीं करना चाहिए। आईसीआई स्टडी मैट है, उसी को बेस्ट। रिफर करो, क्योंकि कोचिंग मटेरियल में उसको सिंपलीफाई करके दिया हुआ है और बहुत सारे सम्स दिए हुए हैं जो नक्का में। क्या करना चाहिए, आईसीआई स्टडी में जो थियरी दी है ना, सबसे पहले तो वो लिखनी पड़ती है। और उसमें जो जो एग्जाम में अगर 6 सम पूछ रहे हैं एएस के, पहले 4 और पीछे और वाले क्वेश्चन में दो पूछ रहे हैं, तो 6 में से मेरे हिसाब से 3 से 4 क्वेश्चन है ना आईसीआई स्टडी मटेरियल के ही आते हैं। जिस हिसाब से मैं पास्ट टेंस देख रहा हूँ एमटीपीस के एंड पास्ट पेपर्स के स्कैनर के, तो चार सम तो रिपीट ही हो रहे हैं, 2 सम नए आ रहे हैं, और 2 या 3 जो सम नए आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं लिंक्ड ही है उससे कुछ तो। और हम जो नॉर्मल स्टूडेंट क्या करते हैं, कोचिंग मटेरियल में सपोज एएस 10 है तो एएस 10 के 50 सम दिए हुए हैं, 20 सम दिए हुए हैं, बराबर है। और वो सारे सम करते हैं बड़े बड़े, पता नहीं क्या मिक्स रिपीट हो रहे हैं क्या। तो वो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो आईसी स्टडी में सम दिए वो एमटीबी आरटीओ पास्ट पेपर के सम जो रिपीट नहीं हो रहे हैं, जो मतलब कट नहीं किया आपने, जो सिंगल सिंगल बार दिए हुए ना, उसी सम को आप मार्क करके रखो, वही प्रैक्टिस करने, कोई कोचिंग मटेरियल का प्रैक्टिस नहीं करना है आपको। और एक बार बात, सिर्फ जो एएस है उसमें जो लास्ट में स्टडी मटेरियल में क्या क्या रखा है कि 10-15 क्वेश्चन है ना एक्सरसाइज में एंड में दिए हुए हैं, तो वो इग्नोर नहीं करना है। कभी कभी लगता है कि अपने एएस पढ़ेंगे तो लास्ट में जो सम्स दिए वो किए ही नहीं है, ऐसा होता है कभी कभी। जो ब्लैक एंड व्हाइट में देख के रखे हैं, ब्लैक कलर के इसमें देख के रखे, तो वो भूल नहीं जाना है। वो एग्जाम के दिन पहले वो 10-15 क्वेश्चन वो भी कवर करने, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है उसमें से 2 क्वेश्चन निकल सकते हैं आपके। यस। और जो इलस्ट्रेशन देके रखे हैं मॉड्यूल के अंदर, इलस्ट्रेशन एग्जांपल एएस के अंदर, उसकी लाइंस आपके एग्जाम में दिखनी चाहिए। अगर थियरी क्वेश्चन एएस 29 या फिर जो भी थियरी वाले जो आते हैं एएस, तो उसमें वो लाइंस रिपीट होनी चाहिए आपके पेपर की लिखते हो। नहीं तो एएस में पूरे 5 आफ्टर 5 आना डिफिकल्ट है अगर वो सेम लाइन नहीं लिखी हो तो। यस, एएस में ये था। एएस में मेरी स्ट्रेटेजी तो थी, मैंने सबके 1 पेज नोट्स बना रखे थे, मतलब 1 पेज पढ़ा आपने पूरा एएस खत्म, सब आएगा तो उसी से आएगा। और एक अकाउंट्स में अमेंडमेंट्स अगर आते हैं, जैसे वैसे 2-3 साल में 1-2 बार आते हैं, लेकिन जब भी आते हैं उससे क्वेश्चन 100% आता है। जैसे अपने करेक्ट वाले करेक्ट। केस में डिबेंचर में आया था अमेंडमेंट, तो उसका करेक्ट क्वेश्चन कंफर्म तो आएगा। तो ऐसे करेक्ट। अगर अकाउंट्स में अमेंडमेंट्स है तो वो तो पढ़ना ही है, वो पूरा चैप्टर पढ़ना ही है आपको, उससे क्वेश्चन तो 100% आएगा। एक मॉड्यूल के सब क्वेश्चंस का जाना, क्योंकि मॉड्यूल के क्वेश्चंस यूं के यूं उठ के आ जाते हैं। जैसे नवंबर 20 में गोइंग कंसर्न वाला आ गया था, वो मॉड्यूल का मतलब मॉड्यूल के पीछे एक ही क्वेश्चन दे रखा है, और एग्जाम में भी उन्होंने यूं का यूं कॉपी पेस्ट कर दिया, बस फिगर्स और चेंज एक हो और गया। भूल करते हैं कि जो जब एमटीबी आरटीबी करते हैं ये लोग स्टूडेंट्स कभी भी, तो बहुत पुरानी एमटीबी आरटीबी को भी टच करना चाहिए, बराबर। हम्म क्या होता है कि सिर्फ लेटेस्ट एमटीबी आरटीबी कर, मेरा केस में क्या हुआ था, पेपर 1 अकाउंट का जो था ना, हम्म 100 मार्क का पेपर पूरा पूरा देखा हुआ आया था मेरा। एक भी हम्म ऐसा नहीं, सेम। मेरे लिए कोई न्यू क्वेश्चन नहीं था। तो एक एस का क्वेश्चन था जो मेरे को आता था, हाँ लेकिन थोड़ा मैं कम श्योर था, बाकी सारे के सारे हम्म क्वेश्चन मेरे देखे हुए थे। कहीं कट मिस्टेक हुआ तो मार्क्स कटा होगा, लेकिन क्वेश्चन कोई भी मेरे लिए न्यू नहीं, क्योंकि मैंने आईसीए का रिसोर्सेज से ही पूरे क्वेश्चन पेपर आया हुआ था। हम्म ठीक है, तो जितना हो सके इतना आईसीए का रिसोर्सेज जितना भी है, एक भी सम छोड़ो मत। और जहाँ रिपीटेशन हो रहा है उसको कट कर दो कि आपसे दूसरी बार ना हो जाए वो सम एग्जाम के दिन पहले प्रैक्टिस हम्म। करते वक्त। यस। और फर्स्ट 15 मिनट्स में अकाउंट्स में क्या स्ट्रेटेजी थी, मतलब मेरे हाँ। साथ तो ऐसा हुआ था कि मैंने चॉइस करने में ही गड़बड़ कर दी थी। एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया पूरा, और एंड में ये हो गया कि ये तो आ ही नहीं रहा है, अब दूसरा करना पड़ेगा, तो मैंने पूरा कट करके वापस दूसरा किया, तो ये गलती हो गई थी। तो ये मिस्टेक मत करना, एक तो चॉइस कर लेना फर्स्ट 15 मिनट्स में कि कौन कौन से करने हैं। यस। मेरे फर्स्ट वीक में क्या स्ट्रेटेजी थी कि मैंने अ, जो 5 क्वेश्चन थे तो सबको 30-30 मिनट्स में डिवाइड कर दिया कि 30 into 5। हम्म ओके। फिर जो यानी 2.5 घंटे हो गए, और जो 30 मिनट थे मैंने वो पूरे रिजर्व के लिए रखे थे, जैसे अगर कोई कहीं में जैसे कि वैभव ने बोला अटक गए तो वो हम्म अटक ना जाए, उसके लिए रिजर्व रखे थे। और मैंने स्पीड बहुत, मतलब अकाउंट सबसे ज्यादा पहला पेपर था और मेरे को ऐसा लगा सबसे पहले पेपर हम्म कंप्लीट होना चाहिए, तो हम्म एकदम स्पीड की लेवल एकदम हाई होनी चाहिए। बराबर। हम्म इसके लिए पहले घर पे भी आपको तीन तीन मॉक टेस्ट लिखने पड़ेंगे एग्जाम के पहले, अकाउंट्स कॉस्टिंग के लिए, अकाउंट्स हम्म कॉस्टिंग एडवांस अकाउंट एफएम जितने भी है, हम्म 3 पेपर लिखने पड़ेंगे उसके लिए। और स्पीड एकदम हाई होनी चाहिए अकाउंट्स के पेपर के, पहला पेपर जो है वो बिगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो बिगड़ेगा बाकी के पेपर के ऊपर इफेक्ट आने वाली है। हम्म बराबर। तो स्पीड हाई रखनी है, और 30 into 5 आधा घंटा तो रिजर्व रखना ही है। हम्म और 30 मिनट में 20 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व होना ही चाहिए। फिर नेक्स्ट 30 मिनट में दूसरा 25 मार्क का क्वेश्चन। और मैंने क्या किया था, एएस का क्वेश्चन लास्ट में रखा था, जो था वो उसको लास्ट में रखा था। फिर अगर आपको लास्ट में नहीं भी रखना, ऐसा हो रहा है 4 क्वेश्चन जो पहले दिए हुए हैं उसमें आपको 2 आ रहे हैं और 2 आपको नहीं आ रहे, आपको लगेगा मैं लास्ट में पूरा क्वेश्चन लास्ट में करूंगा, ऐसा मत करो। अगर आपको 2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसको 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो,
और जो दो क्वेश्चन आप छोड़ रहे हो उसकी जगह छोड़ दो आप, और नेक्स्ट अटेम्प्ट करते जाओ। और मेरे हिसाब से तो मैंने क्या किया था, कहीं भी अकाउंट्स के ऊपर जब पहली बार मैंने 2.5 घंटे में सॉल्व कर रहा था क्वेश्चन, तो बहुत कम जगह मैंने पेंसिल का यूज किया होगा, पेंसिल स्केल का। क्योंकि मैं सिर्फ ऐसे डायरेक्टली ऐसे इन्वेस्टन वाले सब में मैंने ऐसे अकाउंट बनाया कि उसमें डिजिट छोटी छोटी होती है, मतलब ऐसे बॉक्सेस छोटे छोटे होते हैं। बाकी सब में मैंने डायरेक्टली अमाउंट लिखते गया था और बॉक्सेस सब लास्ट में बनाए थे, क्योंकि वो टाइम वेस्ट हो रहा था। तो हाँ, आई थिंक फॉर्मेट से कुछ नहीं होता, मैंने तो एक भी क्वेश्चन में फॉर्मेट नहीं बनाया था। और करेक्ट करेक्ट अकाउंटिंग करेक्ट। स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन में भी मतलब मैंने सिर्फ पॉइंटर्स एक दिए थे, क्योंकि मैंने वो एक क्वेश्चन काट करके वापस से किया था, तो टाइम बचा ही नहीं था। मैंने बस पॉइंटर्स एक दिए थे, और मैंने मेरी कॉपीज देखी तो उसमें उन्होंने 5 नंबर दे भी दिए। तो ये हो गई हमारी ग्रुप 1 की स्ट्रेटेजी। अब बात करते हैं कि हमने क्या क्या मिस्टेक्स की थी एग्जाम से पहले। लाइक मैंने एक मिस्टेक ये की कि मतलब सब टीचर्स बोलते हैं कि एग्जाम सेंटर पे आप 30 मिनट मतलब 15-20 मिनट या 30 मिनट पहले ही पहुंच जाना। और मेरे माइंड में तो ये था कि मैं तो लास्ट मिनट तक पढ़ना ही है मेरे को, तो मैं आराम से मतलब घर पे पढ़ाई करता था और लास्ट में उठ के चले गए एग्जाम सेंटर फिक्स टाइम पे। जैसे 2 बजे पेपर शुरू हो रहा है तो 1:55 पे ही पहुंचूंगा मैं, ऐसा था। पर इससे एक गड़बड़ ये हुई थी मेरे साथ कि मतलब वहां जाती अपन एकदम पेपर में 100% नहीं दे पाते, अपन को कूल डाउन होने में 5 मिनट लग जाते हैं, तो वो शुरू के 5 मिनट तो यूं ही वेस्ट हो गए। फिर 10 मिनट आपको पता पड़ता है हाँ पेपर आ गया, फिर आप पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये एक बड़ी मिस्टेक थी मेरे साथ कि मतलब एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको टाइम पे पहुंच जाना चाहिए। लेट जाते हैं तो उससे कोई फायदा नहीं होता कि आप सोचिए कि हम लास्ट मिनट तक पढ़ते रहे ऐसा। बिल्कुल, वह सही कह रहे हो। 1-2 घंटे में एग्जाम से पहले अपने माइंड को रिलैक्स करो जितना कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें 3 घंटे में अपना बेस्ट देना है। अब तक जो भी तुमने 9 महीने या 15 महीने में जितने पढ़ा है उसका 100% देना है। तो मेन बात है कि अपने आप को रिलैक्स करो, और जो भी क्वेश्चन आएगा उसको तुम सोल्व कर दोगे, इतना भी कुछ हार्ड नहीं आता। और एक में मतलब जब प्रिपरेशन कर रहे होते हो उसमें बताता हूँ कि मतलब अगर कोचिंग सेंटर्स के प्रैक्टिकल बुक लेते हो, तो उसमें क्या होता है कि वो अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए उसमें बड़े बड़े क्वेश्चंस डाल देते हैं। मतलब कि एक क्वेश्चन अकाउंट्स का 1-1 घंटा ले रहा है, कॉस्ट का एक एक क्वेश्चन 1-1 घंटा ले रहा है। मतलब मैंने ट्रूली देखा है ये कोचिंग की बुक्स में, मैं नाम नहीं लूंगा टीचर्स का, उसमें 1-1 घंटा लग रहा है। बट आप स्टडी मटेरियल उठा के देखो, आप आरटीपी एमटीपी उठा के देखो, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसका जो भी चैप्टर हो गया एक बार आप उठा के देख लो, स्टडी मैट में आरटीपी एमटीपी प्रीवियस ईयर, उसमें इतने पॉइंट्स आते ही नहीं है। उनको वही देना है कि जो तुम टाइम पे पूरा कर सको। तो उन क्वेश्चंस के पीछे ना अपना टाइम वेस्ट मत करो, और अपनी मोटिवेशन लो मत करो उसमें। ये मेरे साथ कोर्स में हुआ था, बट बूस्ट हो गई थी फिर धीरे धीरे। एक ये बात और है कि अगर आपको मोटिवेट होना है तो एमटीपी कर लो, और अगर आपको ओवर कॉन्फिडेंस हो गया तो एक बार आरटीपी कर लो, क्योंकि हाँ उसमें क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि पता पड़ जाएगा आपको। और बिल्कुल। एमटीपी में इजी क्वेश्चंस होते हैं कि अगर आपको मोटिवेशन चाहिए हाँ पेपर कैसा होने वाला है तो एमटीपी कर लो। ये सजेशन है एक तो। नहीं, बच्चे क्या करते हैं कि शुरू में ना कोचिंग 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 कोचिंग, उनको हाँ। कोचिंग से बाहर कोचिंग वाले क्या होते हैं बता देते हैं कि हमने आरटीपी भी एमटीपी भी प्रीवियस सब सब कवर के, आपको इसके बाहर जाना ही नहीं है। आप एक बार पेपर उठा के देखो। एक ये भी है कि अपनी कोचिंग्स मतलब ले लो, मना नहीं है, मतलब सेल्फ स्टडी से भी हो सकता है सीए, ऐसा हाँ कुछ नहीं कि कोचिंग से ही होगा, है ना। सेल्फ स्टडी से भी रैंकर्स आते हैं और मतलब बहुत आते हैं, ये बात एट द नहीं है। एंड अगर कोचिंग लेते हैं तो भी सेल्फ स्टडी तो करनी पड़ती है, हाँ, उसके मतलब बिना ये कुछ ना हो नहीं हो कि मतलब, सकता। हाँ हाँ मतलब हाँ एग्जाम से एटलीस्ट अगर 9 मंथ्स में दे रहे हो एग्जाम फाउंडेशन के, तो दो एटलीस्ट 2 महीने पहले आपकी सब कोचिंग खत्म हो जानी चाहिए, सब पैकअप। और उस हम्म कोचिंग में भी ये कि आपने एक बार रिवीजन कर लिया कोचिंग करते करते, मतलब 2 सब्जेक्ट की कोचिंग चल रही है, 3 सब्जेक्ट की कोचिंग चल रही है, तो मेरे 2 या 3 सब्जेक्ट पहले रिवाइज हो चुके हैं उसमें। और उस 2 महीने में अपना पूरा सेल्फ स्टडी करो, पूरा मतलब उसमें अपने 10 to 12 आवर्स इफेक्टिव आवर्स निकालो, ठीक है। और उस 2 महीने या फिर अगर 15 महीने में दे रहे हो तो एटलीस्ट 4 to 5 मंथ्स पहले। और मैं तो कहूंगा कि अगर मेरी मानो तो 15 मंथ्स में दो, उसके आपके कंसेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। उस 4 to 5 मंथ्स में एटलीस्ट 4 रिविजन्स तो मस्ट है, हम्म बहुत ज्यादा मस्ट है। और रिवीजन में एक चीज और गलती करते हैं बच्चे, एक सब्जेक्ट लेते हैं उसको खत्म कर देते हैं 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, फिर दूसरा सब्जेक्ट उठाते हैं उसको 3, 4, 5 दिन में खत्म कर देते हैं। अगर हम माने कि एक सब्जेक्ट अगर 4 दिन में खत्म हो रहा है, तो अगर मैंने आज अकाउंट्स किया है तो उसका नंबर 7 4 28, मतलब 1 महीने बाद आएगा उसका नंबर अकाउंट्स का पढ़ने का। तब तक तो मैं अकाउंट्स पूरी भूल जाऊंगा। अगर मतलब अगर जैसे मैंने किया था, एक दिन करो ग्रुप 1, मतलब कि मेरे को 3-3 घंटे या 2.5-2.5 घंटे देने हर सब्जेक्ट को, और एक दिन करो ग्रुप 2 2.5-2.5 घंटे। उसमें क्या लगेगा कि आपको मेरा सिलेबस धीरे हो रहा है, मेरे फ्रेंड्स का तेज हो रहा है,
बट अगर उनको कंपेयर करोगे ना तो तुम उनसे आगे निकल जाओगे। 1-2 महीने बाद जब तुम्हारा पूरा रिवीजन हो जाएगा ना तो तुम्हारे 8 के 8 सब्जेक्ट तुम्हारे हाथ में रहेंगे। ये बहुत जरूरी है, सब सब्जेक्ट्स को एक साथ लेके चलना। मैं 2-3 पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ इसमें। सबसे पहले मैं 3 पॉइंट एक्चुअली ऐड करूंगा। पहला पॉइंट तो एग्जाम के जो होता है, एग्जाम का पीरियड 16 डेज का जो पीरियड होता है, उसमें स्लीप का अच्छे से ध्यान रखो। 6 to 7 आवर्स स्लीप रहना चाहिए। मतलब और जो लास्ट के जो 2 मंथ्स होते हैं एग्जाम के पहले के, ओके, उसमें ना फोन को ग्रेजुअली कम कर दो। एक एक करके एप्स को इंस्टॉल करने लगो, अनइंस्टॉल करने लगो। जितने सबसे पहले स्नैपचैट अनइंस्टॉल कर दिया था मैंने, फिर धीरे धीरे इंस्टा अनइंस्टॉल कर दिया था, फिर लास्ट में 15-20 डेज से मेरे पास व्हाट्सएप भी नहीं था। तो क्या करो, ग्रेजुअली अनइंस्टॉल करो। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंस्टा अनइंस्टॉल कर दो उसको, वहां से फिर दूसरी जगह से खोल के देखो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एकदम मोबाइल को क्या करो, कहीं पे डेस्क में रख दो। लास्ट के 1 मंथ आपके पास शायद फोन ना हो ना, या फिर आधा एक घंटा यूज किया तो ठीक है, आधा घंटा यूज किया तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप क्या पढ़ रहे हो और फोन साइड में लेके बैठे हो, किसी का मैसेज आया तो रिप्लाई कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। फोन साइड में रख देना। तीसरी चीज, जो एग्जाम के बाद अपने आते हैं तो पेपर किसी के साथ भी डिस्कस नहीं करना है। आपके पेरेंट्स या फिर आप अकेले जा रहे हो एग्जाम सेंटर तो अकेले सीधा पेपर देके निकल लो। किसी को भी पूछो मत, किसी को भी बताया मत पेपर कैसा गया। मेरे केस में क्या होता था, मेरे मतलब फादर आते थे लेने छोड़ने के लिए एग्जाम में, तो जैसे ही पेपर मैं बाहर निकल रहा पेपर के हिसाब पेपर से देके, तो पेपर सीधा उधर ही 2-3-4 टुकड़ों में फाड़ देता था, उधर के डस्टबिन में डाल देता था, डस्टबिन के अंदर ही। मेरे आज तक जितने क्वेश्चन पेपर है ना, सेंटर के डस्टबिन में ही पड़े हुए, घर पे आके देखने ही नहीं है पेपर। ठीक है, और ना ही फिर ऐसा भी मत करना कि घर पे जाके टेलीग्राम से डाउनलोड कर दिया पेपर और देखने लगे, ऐसा भी नहीं करना। ठीक है, पेपर जितना जो देख के आ गए ना उसको देखना ही नहीं है। अब एग्जाम खत्म हो जाए फिर भले आप देखो, मतलब क्या बोलते हैं, वेकेशन में आप देखो भले आप क्या करके आए थे, वो याद भी नहीं आने वाला वैसे भी आपको वेकेशन में आप क्या करके आए थे। तो एग्जाम के बाद कोई पेपर नहीं देखना है, क्योंकि वो 15-20 मिनट आप देखोगे उसको वेस्ट करोगे, तो ना ही वो पेपर दूसरे पेपर प्रोडक्टिव होने वाला है। ठीक है, और मेरे केस में क्या हुआ था, टैक्स का पेपर मैं 3 घंटे से सोया था सिर्फ। तो टैक्स का पेपर जब देख के आया था तब मेरे पास एडवांस अकाउंट के लिए 2 दिन पड़े थे, तो उसमें मैंने अच्छे से स्लीप कर लिया था। फिर मेरे को पता चला था कि हाँ स्लीप का इंपॉर्टेंस है, स्लीप कर लेना, जितना हो सके इतना स्लीप कर लेना। और फिर भी मैंने एक बार गलती कर दी थी, जो एफएमई का पेपर था उसमें फिर से मेरा ऐसा होता है, चलो लास्ट पेपर ये है तो पढ़ने बैठ जाता हूँ पूरे रात को, जितना हो इतना कवर कर लेता हूँ, जितनी बार रिपीट कर लेता हूँ। उसमें मैंने भूल किया था, मैं फिर से सोया नहीं था, मतलब 3 आवर्स सोया था। तो उसमें मेरे जितने मार्क्स मेरे से सोचे थे उससे थोड़े कम हुए थे, क्योंकि मेरा माइंड काम नहीं कर रहा था, जितना इफेक्टिव होना चाहिए इतना इफेक्टिव नहीं हो रहा था। तो स्लीप का ध्यान रखना है, पेपर डिस्कस नहीं करना है, हो सके तो उधर ही फाड़ के सेंटर के डस्टबिन में ही फेंक के आना है। और तीसरा चीज, मोबाइल का जो है डिस्ट्रक्शन, उसको 1 मंथ 2 मंथ तो देखना ही नहीं है, लास्ट के 1 मंथ 2 मंथ में। तो ये 3 पॉइंट्स एग्जाम के टाइम पे ध्यान रखोगे तो प्रोडक्ट जितने मार्क्स आने वाले होंगे ना उससे ज्यादा, उससे तो इंक्रीज हो ही जाएंगे, अगर ये 3 चीज का ध्यान रखोगे, स्लीप, फोन एंड पेपर का डिस्कशन एग्जाम के बाद, ये 3 चीज नहीं होना चाहिए। करेक्ट करेक्ट। बिल्कुल। इसमें एक दो पॉइंट और कि मतलब जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो अपने दोस्त से अपने आप को कंपेयर मत करो। कंपेयर करोगे तो डिमोटिवेट हो जाओगे एकदम, कि उसका तो ये हो गया मेरा ये भी नहीं हुआ। मतलब जो तुम कर रहे हो ना वो भी नहीं हो पाएगा तुम्हारे से। तुम्हें उस 2 या 3 महीने में बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहना है, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री। घर में कोई कुछ भी मैटर चल रहा हो, मतलब पर्सनल इश्यूज बहुत होते हैं, सबके घर में होते हैं, पर उसमें तुमको ध्यान देना ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए तुम्हारे पास पूरी जिंदगी पड़ी है। ठीक है, तो उस 2 महीने में अपने आप को पूरा स्टडीज में इन्वॉल्व कर दो। और एक अपने आवर्स, मतलब ये मत देखो कि मेरा दोस्त पढ़ रहा है 16 घंटे और मैं पढ़ रहा हूँ 10 घंटे या 9 घंटे, तो मतलब वो मेरे से ज्यादा नंबर ले आएगा या कुछ ले आएगा। अभी रिजल्ट की मत सोचो, अभी तुम केवल मेहनत पे ध्यान दो और इफेक्टिव आवर्स निकालो। कि मतलब अगर 4 सीटिंग हो रही है तो मतलब उसमें लगना चाहिए कि हाँ मैंने आज कुछ पढ़ा है। ये ना हो कि फोन चल रहा है साइड में और मैं बैठ गया हूँ 16 घंटे, ना तो मेरी नींद पूरी हो रही है ना कुछ हो रहा है। और एक मतलब लोगों को लगता है कि रात में अच्छी पढ़ाई होती है, बट मेरा मानना यह है कि सुबह को जल्दी उठ के और रात को 11 बजे तक सो जाना चाहिए। रात की नींद रात की होती है अपना ना, वरना मेटाबॉलिज्म भी खराब कर लोगे। हाँ तो एक बाहर कट हो जाना है बाहर से। एक और चीज मैं मतलब और ये ऐड भी करता हूँ यहाँ पे, एक टू डू लिस्ट बनाना चाहिए, एक दिन का टू डू लिस्ट हर बार अपने हैंडी होना ही चाहिए टू डू लिस्ट। जैसे कि अपने आज चैप्टर नंबर ये चीज का ये चीज कवर करने वाले हैं, तो क्या करो, सपोज आपके पास 10 टास्क है, तो जैसे आपका एक टास्क कंप्लीट हो रहा है वो एक टास्क को टिक करो, आपको मोटिवेशन बढ़ेगा, हाँ मैंने एक टास्क टिक किया तो आज मेरा एक टास्क तो हुआ है 1 घंटे में। दूसरा टास्क मैं देख रहा हूँ, हाँ मेरे लिस्ट के अंदर ये टास्क दूसरा है, हाँ कंप्लीट कर रहा हूँ, इसको टिक कर रहा हूँ, तो टिक जो करते हैं तो अपने मोटिवेशन मिलता है, हाँ ये कंप्लीट हो रहा है, ये कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तो टू डू लिस्ट रहेगा ना साथ में,
कंप्लीट होगा तो अपने को मोटिवेशन मिलेगा, हाँ मैं ये कंप्लीट कर रहा हूँ, मेरा होते जा रहा है, अब 2 बाकी है करके ही सोता हूँ, तो आप टिक करके कंप्लीट करके सोओगे, जैसे आपका कंप्लीट होगा टू डू लिस्ट साथ में रहेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं भूल गया आज क्या करना था, अभी तो आज तो यही हुआ, आगे का हुआ ही नहीं, अब कल करूंगा, ये प्रोक्रास्टिनेशन नहीं होना चाहिए। टू डू लिस्ट रहेगा तो प्रोक्रास्टिनेशन इग्नोर हो जाएगा आपका। वेदांत जो वेदांत बता रहा है ना, ये वाली टेक्निक मैंने ही फॉलो की थी सेम बिल्कुल। वेदांत वाली क्वेश्चन है सबसे कि मतलब बच्चे कंपेयर करते हैं एक दूसरे में कि आज तो मैं को 17 घंटे पढ़ने भी अगर ढंग से पढ़ लिया तो वो बहुत ज्यादा होता है। मैं तो बोलता हूँ मतलब मैं तो 6 मैंने घंटे पढ़ लेता था भाई, अपने मोटिवेशन हो जाता है नहीं आज नहीं कुछ मेरा भी किया। ये पूरी, हाँ हाँ मेरी भी पूरी सीए जर्नी में अभी तक मैंने किसी दिन 7 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ा हुआ, और एक दिन हाँ पढ़ लिया था फाउंडेशन में, तो 4 दिन तक नहीं पढ़ा था फिर कि अब नहीं पढ़ना भाई 4 दिन तक, ये ओवर हो बात गया था वो। तो है। मतलब एक दिन पढ़ेंगे 16 घंटे के, आज तो मैं 16, तेरा भाई 16 घंटे निकाल के दिखाएगा आज तो, आज रात को भी, और फिर उसके अगले 4 दिन पढ़ ही नहीं रहा है वो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली है तो आई एम 100% श्योर कि आप सीए इंटरमीडिएट एग्जाम से जरूर से क्लियर करेंगे, क्योंकि इतनी स्टेबिलिटी होना, एक 1 आवर की वीडियो को देखना 100% ये प्रूव करता है कि आप पढ़ तो सकते हैं बैठ के, बस पढ़ने की देर है। तो बस आज से स्टार्ट कर दीजिए। और लास्ट में एक बात और कि जितने भी सब्जेक्ट्स के टॉप स्कोरर्स थे जिनको मैं जानता हूँ या जिनको वेदांग जानता है, उनकी हमने पूरी एक स्ट्रेटेजी बनाई है कि आपने उस सब्जेक्ट में इतना अच्छा स्कोर कैसे किया। तो उसका पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वो भी रेफर कर सकते हैं। और बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपडेट्स नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहेगी। थैंक यू।